हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नया एनिमे जिसका नाम है डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म। ये एनिमे एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए इसका एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। वो बुढ़िया कहती है सुबह बस होने ही वाली है, अगर किसी तरह सुबह होने तक ये रुक जाएगी तो ये बच्चे डीमंस को काबू कर पाएंगे। आगे हम एक आदमी को देखते हैं। वो 2 बच्चों को देखकर कहता है रात और दिन को अलग करने वाले बच्चे पैदा हुए हैं। अब 16 साल बीत चुके हैं। आगे हम किसी को देखते हैं जो तीर से एक चिड़िया का शिकार करता है और यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर। इस लड़के का नाम है यूरू। वो उस चिड़िया को लेकर अपने गांव पहुंचता है। तब उसकी मुलाकात होती है डेंजी से। वो कहता है आज भी तुम अकेले ही शिकार पर चले गए, अगर जंगल में तुम्हें कुछ हो जाता तो। यूरू कहता है डेंजी इतनी फिक्र मत करो, द डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट वो मेरी हिफाजत करेंगे। दांजी कहता है आज तो तुमने बढ़िया शिकार किया, क्या इसे पकड़ना मुश्किल था? तो चलो जल्दी इसे पकाते हैं। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आगे यूरू गांव वालों से बात करते हुए आगे बढ़ता है। आगे हम ग्रैनी यामाहा को देखते हैं। तब दांजी की माँ उससे कहती है अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, आकर यहाँ मेरी मदद करो। लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वो कहती है निकम्मे कहीं के, यूरो की तरह काम क्यों नहीं करते? आगे यूरू कहता है क्या आशा ठीक है? वो कहती है वो हमेशा की तरह अपना काम कर रही होगी। आगे यूरू अपनी बहन आशा से मिलने के लिए जाता है। आशा को किसी एक कमरे में बंद किया गया है और वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यूरू कहता है आज मैंने तीतर का शिकार किया, लेकिन मैं तो एक बोर या हिरन को पकड़ना चाहता था। वैसे भी इस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई तो मुझे अपने राशन की चिंता हो रही है। लगता है इस मौसम में ज्यादा खाना नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए मुझे अच्छा शिकारी बनना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। आशा कहती है इस गांव के सभी बड़े गांव छोड़कर चले गए, क्या वो काम ढूंढने के लिए गए हैं? तो क्या तुम भी गांव छोड़कर जा रहे हो? वो कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, इसीलिए तो मैं शिकारी की ट्रेनिंग ले रहा था। अगर मैं एक अच्छा शिकारी बना तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहती है कहीं तुम मुझे मॉम और डैड की तरह छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वो कहता है तुम फिक्र मत करो आशा, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम यहाँ पर हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब वो लेडी यूरू को बुलाकर ले जाती है क्योंकि डेरा वहाँ पर आ चुका था। वो सभी गांव वालों के लिए जरूरी चीजें लेकर आया था। दरअसल डेरा एक चोर है और वो बाहरी लोगों से सामान चुराकर गांव में लाकर सबको बांट देता है। हालांकि वो सामान सबको फ्री में नहीं देता, वो बदले में उनसे कुछ चीजें लेता है। तब यूरू वहाँ पर आता है जिसे देखकर डेरा कहता है मैं तुम्हारी बहन के लिए यह बॉल लेकर आया हूँ। आगे डेरा गांव को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। आगे डेंजी कहता है काश मैं भी उसकी तरह ये गांव छोड़ पाता। काम के लिए जो भी ये गांव को छोड़ता है वो कभी भी वापस इस गांव में नहीं आता। मुझे यकीन है बाहर की दुनिया बहुत अच्छी होगी। यूरू कहता है भले ही बाहर की दुनिया कैसी भी हो, मैं हमेशा इसी गांव में रहना चाहता हूँ। डेंजी कहता है तुम दोनों को एक साथ बाहर जाना चाहिए, चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। यूरू कहता है अगर वो तुम्हारे साथ रही तो वो भी बिगड़ जाएगी। आशा पर एक बड़े काम की जिम्मेदारी है। वो कहता है मैंने तो आशा को अब तक देखा भी नहीं। यूरू कहता है आशा से सिर्फ कुछ ही लोग मिल सकते हैं और तुम जैसा गधा आशा से कभी नहीं मिल सकता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक अजीब आवाज आने लगती है। तब हम आसमान में एक धुआं उठता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर यूरू कहता है शायद वहाँ पर एक ड्रैगन हो सकता है, तभी तो वहाँ से इतना धुआं आ रहा है। डेंजी कहता है इस बार ये आवाज कुछ अलग लग रही है, लगता है आसपास कोई मौजूद है। क्या तुमने कभी ड्रैगन को देखा है? यूरू कहता है नहीं, एक बार भी नहीं। तब हम किसी को अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिससे उस गाँव का बैरियर टूट जाता है और ये बात डेरा भी नोटिस कर लेता है। अब यूरू जिसे ड्रैगन समझ रहा था, दरअसल वो एक एरोप्लेन निकलती है और इन्होंने ऐसी चीज आज तक कभी नहीं देखी। तभी अचानक वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर आ पहुँचते हैं। अब ये पूरा गांव इसे देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब कुछ सोल्जर इन गाँव वालों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डेरा पर एक सोल्जर फायर कर देता है। तब गाँव वाले ग्रैनी यामाहा के पास आते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो कहती है शायद ये बैरियर टूट गया, लगता है वो लोग यूरू के लिए आए हैं, हमें फौरन उसे छुपाना होगा। दूसरी तरफ गांव में हर तरफ बस लाशें ही बिछी हुई थी। ये दोनों तेजी से आशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सोल्जर को देखकर यूरू
उस पर एरो फायर करता है और वो सोल्जर भी इन पर फायर करता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि ये किस तरह के हथियार है। अब ये दोनों उन सोल्जर को मारकर आगे बढ़ते हैं। दांजी कहता है वो ड्रैगन्स वो बहुत पावरफुल है और हम उन्हें हरा नहीं सकते। और क्या वो सच में ड्रैगन्स ही है? आगे यूरू उन बड़े से स्टैचू के पास आता है और वहाँ पर कुछ खोदने लगता है। दरअसल वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता था। अब डेंजी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। यूरू कहता है मैंने कहा था ना, लेफ्ट और राइट हमारी रक्षा करेंगे। अब ये दोनों तेजी से आशा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ग्वाबल, और वो ये नाम लेते ही आगे वाले के बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर से एक एक करके उन सभी के टुकड़े टुकड़े करने लगती है, यहाँ तक कि वो उस लड़की के माँ को भी मार देती है। तब उसे किसी का कॉल आता है और कहती है बाहर का इलाका अब मेरे कब्जे में है, आप यहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हो। दूसरी तरफ हम डेरा को देखते हैं। उसने अकेले ही वहाँ के सोल्जर को निपटा दिया था। वो किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो हाना, मैं अभी भी बाहर ही हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। क्या तुम्हें वहाँ पर स्मोक दिखाई दे रहा है? हमें मिलने की जगह बदलनी होगी और मुझे लगता है कि आशा आ चुकी है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं। उसने ग्रैनी यामाहा की हालत खराब कर दी थी। वो आशा के पास आती है और कहती है क्या भद्दा मजाक है, और अपनी पावर से आशा को वहीं खत्म कर देती है। तभी यूरू भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो आते ही आशा कहकर बुलाता है। वो कहती है हाँ बोलो मेरे भाई, मैं हूँ आशा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और बाकी सबको मारने आई हूँ। यूरू कहता है आखिर तुम ये क्या बक रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहन नहीं हो। और फिर वो उस पर एरो फायर करता है। बदले में आशा भी वहाँ पर बड़ा धमाका करती है। दूसरी तरफ डेरा वहाँ के कुछ सोल्जर को निपटाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहता है मुझे किसी भी तरह उन हेलीकॉप्टर से बचते हुए आगे बढ़ना होगा। तब उसकी मुलाकात ग्वाबल से होती है, जिसे देखकर वो कहता है ये दांत कितने सफेद और सुंदर है। दरअसल ये एक मॉन्स्टर के दांत थे। वो कहती है तो क्या तुम भी इसे देख सकते हो? अब डेरा ग्वाबल पर फायर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बीच में आकर उसे बचाता है। वो कहती है तो क्या वो तुम ही थे जिन्होंने मेरे ग्राउंड फोर्सेस को खत्म किया? तब डेरा उस पर एक ग्रेनेड फेंकता है और मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यूरू को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आशा कहती है माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। तब यूरू के पास का बॉल वो मरे हुए आशा के पास जा पहुँचता है और फिर अगले ही पल उसके अंदर से एक अजीब मॉन्स्टर निकलता है और वो आशा का हाथ पकड़ लेता है। वो ग्रैनी कहती है डेरा यूरू को लेकर यहाँ से भागो, कुछ भी हो जाए उनके हाथ मत आना। दूसरी तरफ डांजी वो और उसकी माँ अब तक ठीक ही थी। अब वो हेलीकॉप्टर ऊपर से पूरे गांव में यूरू को ढूंढ रहे थे। आगे यूरू डेरा से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? डेरा कहता है अभी समझाने का वक्त नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो हेलीकॉप्टर इन दोनों का रास्ता रोक देते हैं। यूरू कहता है आशा वो अब नहीं रही, और तो और ग्रैनी की भी हालत बहुत खराब है। आखिर वो लड़की कौन है? उसने कहा कि वो सबको मार देगी, लेकिन हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर वो ऐसा कर क्यों रही है? तब डेरा उसे एक लॉकेट देता है और कहता है मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, तो इसे लेफ्ट और राइट पत्थर के बीच वहाँ पर एक गड्ढा है, इसे जाकर वहाँ पर लगा दो। यूरू कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और फिर वो उसे लेकर वहाँ पर चले जाता है। लेकिन उस गड्ढे में तो कचरा भरा हुआ था और वो धीरे धीरे उसे हटाने लगता है और उस लॉकेट को वहाँ पर रख देता है। तब डेरा उसका मुंह पकड़कर लॉकेट पर दे मारता है, जिससे उसका खून उस लॉकेट पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो स्नाइपर अपना शॉट बस लेने ही वाला था कि तभी अचानक वो मूर्तियां चमकने लगती है और वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है, और फिर अगले ही पल उन दो हेलीकॉप्टर के ऊपर दो डीमंस आ चुके थे और वो उस हेलीकॉप्टर को कागज की तरह तोड़ने लगते हैं और फिर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ ग्वाबल इन हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अब घर चलकर जाना पड़ेगा, मैंने वहाँ पर कुछ तो देखा। आखिर वो किसके डीमंस थे? उम्मीद करो कि वो कमजोर होंगे। दूसरी तरफ यूरू वो उठता है, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है क्या हमारा मास्टर एक बच्चा है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा। तब वहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है। वो कहती है मास्टर भले कोई भी हो, लेकिन हमें उनके आदेश का पालन करना ही होगा। आगे डेरा कहता है भूत, डीमंस, राक्षस, स्पिरिट, इंसान इन्हें कई नाम से जानते हैं, लेकिन यूरू वो तुम्हारे डीमंस है। अब इन्हें देखकर यूरू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में हम यूनो और उसके डैड को देखते हैं। यूरो के डैड उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखा रहे थे जो कि सीधा लेफ्ट और राइट के पास जा मिलता है, और ये रास्ता गांव के सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तो वो उससे कहते हैं कि इस रास्ते के बारे में किसी और को मत बताना। तो यूरो, एक बात हमेशा याद रखना, लेफ्ट और राइट की नजर वो हमेशा तुम पर रहेगी और वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आगे वो कहते हैं, तो यूरो, हमारी नजर हमेशा तुम पर ही थी। यूरो कहता है, तो लेफ्ट और राइट आप दोनों हो। तब राइट उससे कहता है, तो क्या ये पिद्दी हमारा मास्टर बनने वाला है? तब लेफ्ट उसे रोकती है और कहती है, तुम ऐसा मत करो वरना मास्टर को गुस्सा आ जाएगा। वो दोनों डेरा को देखकर कहते हैं, तो तुम डीमंस को पकड़ते हो, हमारी नजर तुम पर भी थी, आखिर वो दो है क्या और वो तुम पर अटैक क्यों कर रहे थे? डेरा कहता है, वो इस नई दुनिया के हेलीकॉप्टर है। जो भी हो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें जल्दी से इस पहाड़ को छोड़कर जाना होगा, तो प्लीज इसमें हमारी मदद करो। डीमंस कहते हैं, डेरा तुम हमारे मास्टर नहीं हो और हम सिर्फ अपने मास्टर के ही हुक्म मानते हैं। और तभी गॉबल भी वहाँ पर आती है और कहती है, तुम डीमंस तो काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, तो तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम मेरे डीमंस को देखकर डर गए क्या? तुम इसकी ताकत को जानते नहीं। और आखिर ये छोटा लड़का कौन है? क्या तुम यूरो हो? तो तुम ही हो, आशा के भाई। शायद तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए। यूरो गुस्से में कहता है, तो क्या तुम ही ने सभी गांव वालों को मार दिया? वो कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तब राइट कहता है, तो मास्टर तुम बस हमें हुक्म दो, हम तुम्हारा काम चुटकियों में कर देंगे। यूरो कहता है, आप दोनों इस गांव के रक्षक है और मैं किसी को भी आदेश नहीं दूंगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम गांव के बचे हुए लोगों को सही सलामत कहीं ले जाओ। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही सबक सिखाऊंगा, बाकी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब राइट हंसते हुए कहता है, हम कितने लकी है, हमारा मास्टर तो बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम आशा को देखते हैं, वो उस बुढ़िया को उठाकर फेंकती है और कहती है, आपने हमारे साथ जो किया है उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब वो डेंजी और उसके माँ को देखती है और उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ राइट तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ता है और जंप करके वहाँ से ऊपर चले जाता है। तब लेफ्ट उस मॉन्स्टर को जोर से किक करती है जिससे वो बहुत दूर जाता है। वो कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच ये ना आए। तब यूरो एक एरो उसके पैर में मारता है और वो अगला तीर बस चलाने ही वाला था कि तभी वो डीमंस उसे लेकर कहीं जाने लगता है और यूरो उसके पीछे चले जाता है। अब डेरा उस लॉकेट को अपने साथ ले लेता है और कहता है, आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो बेहोश हो चुकी थी। तब राइट उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे देख नहीं पाती, वो किसी तरह उठ जाती है। तब राइट कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे देख नहीं सकती, रुको मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो उसे दिखने लगता है। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अब इस भयानक चेहरे को देखकर लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। आगे राइट एक एक करके गांव के सभी बच्चों को बचा लेता है। वो कहता है, आखिर ये बच्चे मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गए? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? उन्होंने सभी लोगों को मार दिया और एक भी बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। तब आशा वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर राइट कहता है, तो क्या तुम मुझे देख सकती हो? और फिर आशा उस पर अटैक कर देती है। बदले में राइट भी अपनी पावर से उसे रोक देता है। वो चिल्लाकर कहता है, ऐसे हमला कोई करता है क्या? मैं तो बस तुमसे बात कर रहा था। तब आशा वहाँ से भाग जाती है। तब राइट को कुछ महसूस होता है। दूसरी तरफ गॉबल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका वो डीमन लेफ्ट को अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन लेफ्ट वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उस मॉन्स्टर के जबड़े को खोलती है। तब यूरो एक और एरो उस पर फायर करता है। तब आशा भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो अपनी पावर से बीच की दीवार ही उड़ा देती है। आशा गैबी के पास जाती है। तब यूरो चिल्लाकर कहता है, जरा भी हिलना मत, आखिर तुम हो कौन? आशा कहती है, मैं तुम्हारी बहन आशा हूँ। यूरो कहता है, तुम आशा नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी नहीं है। वो कहती है, नीचे के दुनिया में अच्छा खाना मिलता है तो इसीलिए, और वैसे भी मैंने बहुत कुछ झेला है। तब राइट भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, एक परिवार होकर ऐसे आपस में लड़ना बंद करो, इसके खून की स्मेल तुम्हारे खून से मिलती है, इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो। यूरो कहता है, तो नीचे जो आशा थी वो कौन थी? आशा कहती है, वो एक डुप्लीकेट है। 10 साल पहले मेरे मॉम डैड जब ये गाँव छोड़कर भाग रहे थे, तब दादी और बाकी लोग भी डर गए, कहीं तुम भी तो भाग नहीं जाओगे। वो लोग तुम्हें यहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक डुप्लीकेट आशा बनाई।
और तुम कभी भी अपनी छोटी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें फंसाकर यहाँ रखा। दूसरी तरफ डुप्लीकेट आशा वो उठकर खड़ी हो चुकी थी और वो फिर से हील हो चुकी थी। तब डेरा बीच में आता है और कहता है, ऐसे बीच में बोलने के लिए माफ करना, लेकिन आशा क्या तुम थोड़ा पीछे हट सकती हो? वो यूरू से कहता है, ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं और हमें इनके पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम यहीं रुके तो गांव और तबाह हो जाएगा। यहाँ पर अब भी कई लोग जिंदा बचे हुए हैं। यूरू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम किसी भी गांव वाले को चोट नहीं पहुंचाओगे। तब आशा इस बात के लिए मान जाती है और फिर यूरू और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आशा गॉबल से कहती है, तुम्हें बहुत बुरी चोट लगी है और वैसे भी यूरू अब ठीक है। गॉबल कहती है, वैसे तुम्हारा भाई बहुत बेरहम है और बहुत तेज भी है और वो जिंदा भी है। तब आशा अपने भाई को सही सलामत देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ गांव का बैरियर वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ग्रैनी यामाहा उस बैरियर को फिर से बना रही थी। आगे हम एक कपल्स को देखते हैं। लड़का कहता है, आखिर वहाँ हेलीकॉप्टर्स क्या कर रहे थे? लड़की कहती है, शायद वो किसी को रेस्क्यू करने के लिए आए होंगे। इन पहाड़ों में कई लोग खो जाते हैं। लड़का कहता है, ये सब तो किसी कहानी की तरह लग रहा है। एक खुफिया गांव जहाँ पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक गांव भी होता है। तब डेरा और योरू उनके सामने से निकल जाते हैं और फिर अगले ही पल वहाँ पर तेज हवा आने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डेरा कहता है, लगता है बैरियर फिर से बन गया। योरू कहता है, क्या हम गाँव वापस नहीं जा सकते? डेरा कहता है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जिसे भी गाँव का पता मालूम है उसने बैरियर को तोड़ दिया था और वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। तो अगर वहाँ जाओगे तो पकड़े जाओगे। और फिर वो दोनों तेजी से नीचे चले जाते हैं और फिर वो एक गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तब एक लड़की कहती है, तुमने तो कहा कि तुम एक इंसान को ला रहे हो, तो फिर ये डीमंस यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल ये लड़की भी उन डीमंस को देख सकती थी। इस लड़की का नाम है हाना और ये डेरा की पार्टनर है। डेरा कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यूरू की जान को खतरा है। दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट वो इस गाड़ी को देखकर बहुत हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। डेरा कहता है, तो लेफ्ट और राइट, क्या यहाँ आसपास कोई डीमन मास्टर मौजूद है? वो कहते हैं, यहाँ पर कोई भी डीमन मास्टर मौजूद नहीं। आगे यूरू कहता है, आखिर ये चीज है क्या? तुम चाहते हो कि मैं इसके अंदर बैठूं? डेरा कहता है, इसे कार कहते हैं और ये एक गाड़ी है, इसे लोहे से बनाया जाता है। तब हाना कहती है, इसके अंदर घोड़े छिपे हुए हैं, इसीलिए तो ये बहुत तेज है और ये सभी लोग इसके बात पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ गॉबल कहती है, हमारी गाड़ी अब तक आई क्यों नहीं? हम कहीं उस बैरियर के अंदर तो नहीं? आशा कहती है, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब हम बाहर ही है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं, देर से आने के लिए माफ करना। इस आदमी का नाम है जिन। वो कहता है, मैंने सुना है कि नए डीमंस जाग गए हैं, शायद मुझे भी तुम्हारे साथ ही आ जाना चाहिए था। देखने से तो तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। गॉबल कहती है, मुझे तो इन चोटों की आदत सी है। जिन कहता है, तो आशा तुम्हारा भाई कहाँ पर है? क्या वो जिंदा तो है ना? आशा कहती है, वो जिंदा है और सही सलामत है, वो यही नीचे आया था। क्या वो तुम्हें दिखा नहीं? वो लोग कहते हैं, शायद वो किसी और रास्ते से निकल गए होंगे या हो सकता है कि वो ऊपर ही हो। जिन कहता है, हमारे 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, बॉस ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होंगे। गॉबल कहती है, आशा का भाई किसी डेरा नाम के इंसान के साथ भागा है और शायद उसी ने हमारे लोगों को मारा होगा। जिन कहता है, वो एक दादेरा है, क्या इत्तेफाक है, वो आज ही के दिन यहाँ पर मौजूद था। शायद मुझे भी अपना दादेरा साथ लेकर आना चाहिए था। दूसरी तरफ डेरा हाना के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है और कहता है कि उसने अकेले ही कई सारे सोल्जर को मार गिराया। आगे वो कहता है, मुझे लगता है कि वो सभी कागेमोरी थे, वो मेरा नाम और चेहरा पहचानते हैं, तो इसीलिए हमें शहर छोड़ना पड़ सकता है। तभी इन डीमंस को कुछ महसूस होता है। लेफ्ट डेरा से कहती है, कुछ डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये डीमंस हमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पुराने दोस्त है। तब हम एक डीमंस को देखते हैं जो एक घोड़े पर बैठकर आ रही थी और वो घोड़ा हवा में ही चल रहा था। वो कहती है, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा, क्या तुम्हें कोई नया मास्टर मिल गया? राइट कहता है, हाँ, ये बच्चा हमारा मास्टर है और हम लगभग 400 साल बाद ये पहाड़ छोड़कर नीचे उतर रहे हैं। वो रात और दिन को अलग करने वाले जुड़ाव में से एक है। वो कहती है, फिर तो सफर बहुत मुश्किल होगा, तो अब तुम क्या करोगे? राइट कहता है, पता नहीं, हम तो बस किसी जगह पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से जाते हुए कहती है, वापस आकर मुझे सारी बातें बताना और अपना ध्यान रखना। और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाती है। तब डेरा चिल्लाकर कहता है, मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो वो सच में होते हैं? यूरू पूछता है कि आखिर वो कौन है और ये दोनों चिल्लाकर कहते हैं, वो ओशिरा थी, वो आम डीमन से अलग एक असली देवी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में उन्हें कभी देख पाऊंगा। राइट कहता है,
हमारे गांव में लोग हमें भी देवता समझते थे। यूरू कहता है, तो क्या दुनिया में कई तरह के डेमंस है? हाना कहती है, हाँ बिल्कुल, कुछ डीमंस शांत होते हैं तो कुछ बहुत तबाही मचा देते हैं। कुछ डीमंस इंसान के साथ मिलकर रहते हैं, जैसे कि ओशिरा। तो कुछ डीमंस अपने मास्टर का साथ देते हैं। जिन डीमंस ने हम पर हमला किया शायद वो लड़ाई टाइप के थे और वो दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। और सुना है अगर मास्टर उन्हें पसंद ना आए तो डीमंस उन्हें निगल जाते हैं। आगे आशा कहती है, माफ करना, मैंने अपने भाई को जाने दिया तो शायद हम दोनों को डांट पड़ने वाली है। जिन कहता है, तुम दोनों को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो जिंदा है और वो सही सलामत पहाड़ से दूर है। ये बात सुनकर हमारे बॉस खुश हो जाएंगे। गोबल कहती है, अगर आशा यहाँ पर नहीं होती तो वो लोग मुझे पकड़ लेते। जिन कहता है, तो क्या सच में उसके डीमंस इतने पावरफुल थे? गोबल कहती है, यूरू ने ही मुझ पर हमला किया था और उसी ने मुझे इतना घायल कर दिया। वो सच में बेरहम है। थोड़ी देर बाद हम यूरू को देखते हैं। वो गाड़ी में बैठकर शहर के पास चला गया था और उसने पहली बार एक शहर को देखा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। あなたに二度と近づかないって एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरुआत में हम हाना को देखते हैं। वो यूरू के लिए खाना और कपड़े लेकर आई थी। यूरू ने पहली बार ऐसे कपड़े देखे थे और वो खाने को देखकर चौंक जाता है। वो उस खाने के पैकेट को खोल नहीं पाता। तब हाना उस पैकेट को खोलकर उसे देती है। अब उसकी एक बाइट खाते ही वो जोर से चीखता है क्योंकि उसने ऐसा खाना पहली बार खाया था। वो कहता है, काश कि यहाँ पर आशा होती तो वो भी ये खाना खा पाती। आगे राइट डेरा से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। वो उससे बताता है, ये एक तरह का ढाबा है, यहाँ पर तुम खाना खा सकते हो और ढंग के कपड़े भी खरीद सकते हो। वो उनसे अंदर चलने के लिए कहता है। तब वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, हम यही यूरू के पास ही रहेंगे, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। अब हाना और डेरा खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तब राइट कहता है, क्या तुम गाड़ी के अंदर के घोड़ों को खाना नहीं खिलाओगे? वो कहती है, हम बाद में उन्हें पेट्रोल पिला देंगे। अब ये दोनों अंदर आकर खाना खाने लगते हैं। डेरा कहता है, जब मैं उससे कहा कि वो उसकी बहन नहीं तब उसका दिमाग खराब हो गया। इससे ज्यादा जानकारी उसके लिए सही नहीं होगी क्योंकि वो अभी भी बच्चा ही है। हाना कहती है, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर अब हम क्या करेंगे? तो चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं। डेरा कहता है, नहीं, वो लोग मेरा नाम और मेरा चेहरा जानते हैं तो वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। तुम भी तो होसागी विलेज की रिटर्नर हो तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो चलो चलकर शादी कर लेते हैं। हाना कहती है, ये देख रहे हो शादी की अंगूठी? डेरा कहता है, क्या तुम हमेशा इसे अपने साथ लेकर घूमती हो? वो कहती है, मुझे तुमसे शादी क्यों करनी पड़ेगी? डेरा कहता है, मैं कब कह रहा हूँ कि हम शादी करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हम शादी का नाटक करें, तभी तो हम यूरू की अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। तुम तो लोगों को जानते ही हो कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तभी तो हम यूरू की रक्षा कर पाएंगे। वो कहती है, हाँ लेकिन इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? डेरा कहता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा घर रेंट पर मिल सकता है क्योंकि लोग फैमिलीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाना कहती है, तो फिर मैं यूरू की बड़ी बहन बन सकती हूँ और तुम हमारे सिंगल फादर, जिससे लोग सोचेंगे कि इसकी बीवी ने इसे धोखा देकर भाग गई। क्या इसकी बीवी ने इसे चीट किया? देखो एक पिता कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख रहा है। लगता है इसकी बीवी मर गई, बेचारा कितना गरीब है। डेरा कहता है, जो भी हो इससे पड़ोसियों के बीच अफवाह तो फैलेगी ही। हम ऐसा लोगों को कह सकते हैं कि यूरू मेरा लड़का है और मैंने तुमसे दूसरी शादी की। ये कहानी एकदम सही लगेगी और हम यही करेंगे। तो बताओ हम किसका सरनेम यूज करेंगे? अब हाना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है कि मैं सिर्फ जेसन स्टेटम से शादी करूंगी। दूसरी तरफ हम राइट को देखते हैं। वो कहता है, इस छोटे से डिब्बे में आखिर उन घोड़ों को इसमें रखा कैसे होगा? इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। तब यूरू आ जाता है। वो कहता है, मैंने सारा खाना खुद ही खा लिया, क्या तुम्हें भूख लगी है? तब वो कहती है, हमारा मास्टर बहुत अच्छा है पर फिक्र मत करो, हम इंसान का बनाया खाना नहीं खाते। वो कहता है, आखिर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊंगा? राइट कहता है, तुम जो चाहो वो हमें बुला सकते हो, अगर चाहो तो हमें नए नाम भी दे सकते हो। यूरू कहता है, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा लॉर्ड राइट और लेडी लेफ्ट। राइट कहता है, देखो तुम हमारे मास्टर हो तो हमें इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो चाहो वो हमें बुला सकते हो। यूरू कहता है, तो मुझे अपने बहन के बारे में सब कुछ जानना है। राइट कहता है, देखो हम दरवाजे के पास रुकते थे और जो भी उस रास्ते से आता और जाता था उस पर नजर रखते थे और गाँव के अंदर क्या होता था इसकी हमें ज्यादा खबर नहीं होती थी।
थी तब गांव वालों ने कहा कि गांव में जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और फिर बाद में हमने तुम्हें कई बार देखा। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता तुम्हें शिकार पर ले जाया करते थे। लेफ्ट कहती है, पर हम दूसरे बच्चे को नहीं देख पाते थे तो हमें लगा कि वो बीमार होकर मर गई होगी या फिर पैदा होने के बाद मर गई होगी। लेकिन 10 साल पहले हमने तुम्हारे मॉम डैड को देखा जो एक लड़की को लेकर गाँव छोड़ रहे थे और उस लड़की की खून की स्मेल बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी। यूरू कहता है, बाद में वो छोटी लड़की बड़ी हो गई और गांव पर हमला कर दिया। पहले मुझे लगा हमारे माँ बाप ने हम दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने बस मुझे ही पीछे छोड़ दिया था। इसका मतलब असली आशा वो जानती होगी कि मॉम डैड कहाँ पर है। तब हाना और डेरा वहाँ पर आ जाते हैं। हाना बहुत गुस्से में थी। यूरू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब हाना कहती है, किसी रीजन से अब तुम्हारी देखभाल हमें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम पर आएगी। डेरा कहता है, हम कई घंटों से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर तुम्हें बाथरूम करना है तो वहाँ जा सकते हो। वो कहता है कि वो बाहर चला जाएगा। तब हाना कहती है, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते और कार के ऊपर मत बैठो। यूरू कहता है, लेफ्ट और राइट तो ऊपर ही बैठे रहते हैं तो उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती। हाना कहती है, नॉर्मल इंसान डीमंस को नहीं देख सकते और डीमन बिल्डर्स जैसे कि तुम हमें देख सकते हो और डीमंस कुछ खास लोगों को ही दिख सकते हैं और कुछ लोगों के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो हमें देख सकते हैं। आगे यूरू डेरा से पूछता है, तो कागेमोरी क्लैन क्या वो डीमन वेल्डर्स है। डेरा कहता है, हाँ उनमें से कुछ है। उन्होंने हिगोशी गांव को छोड़ दिया और बाहरी दुनिया में आकर बस गए। वो गांव के एक ब्रांच क्लैन की तरह है। उन्होंने गांव को किसी मतभेद के कारण छोड़ा। बाहरी दुनिया में हमने अफवाह सुनी कि जुड़वा में से एक कागेमोरी के साथ रह रहा है और ये बात सच निकली। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, वो किसी से बचकर भाग रही थी। वो भागकर एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही दरवाजा बंद होता कि तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तो आओई आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। वो कहती है, देखो मेरे पास मत आना। वो कहता है, मुझे तुम्हारे पास आना होगा तभी तो मैं तुम्हें मार पाऊंगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब आओई कहती है, देखो मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे पास आ गए तो तुम मेरे इलाके में पहुंच जाओगे। और फिर तभी वो एक अजीब से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगती है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं। वो आओई को कॉल करता है और कहता है, जो इंसान तुम्हारा पीछा करता था मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है। तब उसने वादा किया कि वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो अब तुम काम पर लौट सकती हो। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उस इंसान को जिंदा ही निगल जाता है। तब एक लेडी लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और फिर उसके अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एक हाथ से उस चाकू को अपने साथ ले जाता है। अब लेडी वो बहुत घबरा जाती है। तब जिन कहता है, तो सच बताना तुम उसे देख सकती हो है ना। अब वो डर कर पीछे मुड़ती है। वो कहता है, ये बात किसी को मत बताना। दूसरी तरफ हम डेरा को देखते हैं। वो कहता है, हमारी फैमिलीज यहाँ पर कई सालों से रह रही है और तुम्हारी रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी का काम है। ग्रैनी यमहा ने कहा कि किसी भी बाहर वाले को ये पता नहीं होना चाहिए कि हिसागी विलेज कहाँ पर है और तुम जुड़वा किसी के भी हाथ ना लगो। मैं बस सामान और जानकारी देने के लिए आता था और हाना नीचे ही दूसरे काम करती थी। वो एक बार भी गांव नहीं आई। मुझे ये तो पता नहीं ग्रैनी और बाकी लोग क्या सोचते हैं, पर एक टडेरा होने के नाते मुझे क्लैन के रूल की रिस्पेक्ट करनी होगी। बाय द वे मेरा नाम है टडेरा रिव, तुम मुझे डेरा कहकर भी बुला सकते हो। यूरू कहता है, दादी नहीं चाहती थी कि मैं गाँव छोड़ूं और उन्होंने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा, तो बताओ मैं और मेरी बहन आखिर हम क्या है। डेरा कहता है, जब जुड़वा बच्चे एक लड़का और लड़की गाँव के ईस्ट में पैदा होते हैं, एक ऐसे दिन जब रात और दिन एक समान हो, उस दिन दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राइट कहता है, जहाँ तक हमें पता है ऐसा पिछली बार 400 साल पहले हुआ था। उस गांव में दिन और रात को अलग करने वाले जुड़वा बच्चे पैदा हुए और उस टाइम पर देश के दो टुकड़े हुए, ईस्ट और वेस्ट। उनके बीच एक बड़ी जंग हुई और उसके बाद देश के नॉर्थ और साउथ उनके अंदर एक और जंग हुई और इन दोनों टाइम पर डीमंस विल्डर इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ था। यूरू कहता है, इसका मतलब हम शापित है और हम दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। वो कहता है, नहीं ऐसा वो लोग चाहते हैं। वो तुम्हारी पावर की मदद से एक जंग चालू करना चाहते हैं। यूरू कहता है, लेकिन हमारे पास तो कोई पावर्स नहीं। वो कहता है, अभी तो नहीं है लेकिन तुम पावर्स पा सकते हो और लगता है आशा को पहले ही पावर मिल चुकी है। तो वो ब्रेक था है ना, ब्रेक जो किसी भी शक्ति को तोड़ सकती है और वो किसी भी पावरफुल बैरियर को खोल सकती है। और दूसरी पावर है सील, ये पावर किसी भी चीज को बंद कर सकती है। हाना पूछती है कि अगर ब्रेक और सील
आपस में टकरा जाएंगे तो क्या होगा? डेरा कहता है, क्या अब तक किसी ने इन दोनों पावर को हासिल किया है? लेफ्ट कहती है, जहाँ तक हमें पता है ऐसा कभी नहीं हुआ था। डेरा कहता है, तो इसका मतलब कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा? हाना कहती है, मैंने एक अफवाह सुनी, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ होने की अफवाह सच हो? ये घटना अपने आप ही एक अलग रूप ले चुकी है और वो गांव वालों को बहका रही है। यूरू कहता है, गांव में चारों ओर बैरियर था तो डेरा, तो तुम अंदर बाहर कैसे जाते थे? डेरा कहता है, वहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, उन पत्थरों के गोल कई बार अगर चक्कर लगाया जाए और फिर आगे जाकर राइट मुड़े और वापस मुड़कर उस वैली पर जाए और उस बड़े पेड़ के पास 90 डिग्री पर मुड़े तो वहाँ पर एक रास्ता मौजूद है। लेकिन इस रास्ते के बारे में मेरे क्लैन वाले भी जानते हैं, तो इसीलिए मैं हिगाशी विलेज के बैरियर को पास कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी मॉम यही नीचे ही रहा करती थी और किसी तरह वो उस रास्ते से गांव पहुँच गई और ऐसा कई साल में एक बार ही होता है। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं और वो भटकते हुए गांव चले जाते हैं। आगे हम यूरू के बचपन का सीन देखते हैं। उसकी मॉम कहती है, जिस जगह पर मैं पैदा हुई उस जगह पर तुम्हारे नाम का मतलब है रात, और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन मैं तुम्हें, आशा और तुम्हारे डैड को वहाँ पर ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद यूरू को बाथरूम यूज करना आ जाता है, पर फिर भी वो हाथ साफ करने वाली मशीन में हाथ डालने से डरता है और फिर लाइट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। आगे वो डीमन से कहता है, जो भी हो उन्हें कुएं से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और वो कांच में से लाइट कैसे बना सकते हैं। और मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि उन्होंने पत्थरों के बड़े बड़े महल तैयार कर लिए। आखिर यहाँ पर कितने राजा हो सकते हैं? डेरा कहता है, दरअसल ये महल नहीं, उनके घर है और हर घर में कई सारे लोग रहते हैं। लेफ्ट कहती है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मतलब ये देश की राजधानी होगी। यूरू कहता है, नहीं, देश की राजधानी तो टोक्यो है और वहाँ पर लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। राइट कहता है, इतने सारे लोग होते हुए भी क्या ये इस देश की राजधानी नहीं है? यूरू कहता है, हाना ने मुझे इस गांव के बारे में बताया था, इसका नाम है गुंतामा। राइट कहता है, जो भी हो इतने सारे लोगों के बीच हम आराम से छुप सकते हैं। लेफ्ट कहती है, और इन लोगों के बीच हम तुम्हारी बहन को भी ढूंढ लेंगे। यूरू कहता है, डेरा और हाना वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अगर गाँव वालों के साथ मिलकर मेरी बहन के बारे में झूठ बोला और वो उनके साथ मिले हुए थे तो मैं उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उस लड़की पर भरोसा मत करना जो खुद को आशा कहकर बुलाती है। एक बच्चे के साथ गांव छोड़कर भागना ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था। मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं पहले आशा को पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा अपने मॉम डैड के बारे में, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? और फिर वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं। लेफ्ट कहती है, यह हमारा नेचर ही है कि किसी का पीछा करना। आगे वो डेरा के पास जाते हैं। डेरा कहता है, हाना ने बताया कि उसे एक बढ़िया घर मिला है तो हमें इस कार में रहने की कोई जरूरत नहीं। तब यूरू पूछता है कि आखिर वो चीज है क्या? डेरा कहता है, दरअसल इसे फोन कहते हैं और इससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। खैर छोड़ो, ये बताना थोड़ा मुश्किल काम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्मोक सिग्नल जलाना। और ये दोनों इस बात को समझ जाते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4। शुरुआत में हम देखते हैं यूरू को, जो कि हाना के घर रह रहा था और उसने ऐसे घर को पहली बार देख रहा था। तब हाना यूरू को एक टाटमी वाला कमरा देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस गांव में टाटमी वाला कमरा सिर्फ वीआईपी लोगों को ही मिलता था और वो वहीं पर फैल जाता है। तब उसकी नजर जाती है 2 बिल्लियों पर, जो उसका हाल बिल्कुल बुरा कर देती है। तब हाना उन्हें मिलाती है। इसका नाम है कोटेत्सु और इसका नाम है जीरो। तब राइट वहाँ पर आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे हाथ मिलाता है। तब डेरा आकर कहता है, तू ये हाना के डीमंस है, आज तक इनसे कभी नहीं मिला। यूरू कहता है, तो क्या वो डीमंस है? मुझे तो लगा वो कुत्ता बिल्ली है। और फिर वो दोनों यूरू को फिर से पीटने लगते हैं। राइट कहता है, ये कोई मामूली कुत्ता बिल्ली नहीं, वो भी हमारी ही तरह डीमंस है। हाना कहती है, ये दोनों मेरे डीमंस है, जेन को कूरो। आगे हाना उन्हें अपना सरनेम बताती है, जो कि था डनाओ। क्योंकि वो लोग डेरा का नाम जानते थे तो इसीलिए उन्हें अब से हाना का नाम इस्तेमाल करना होगा। यूरू कहता है, तो क्या तुम दोनों के पास फैमिली नेम है? तो क्या तुम लोग रॉयल फैमिली से हो? हाना कहती है, देखो डूड, यहाँ पर सबके पास सरनेम होता है। डेरा कहता है, हाना का एक खुद का पहाड़ है। हाना कहती है, देखो वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है। अब यूरू शिकार पर जाना चाहता है, तब वो उसे मना करते हैं। आगे हम देखते हैं आशा को, जो कि अपने पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फिंगर से एप्पल पर फायर करती है, लेकिन उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। आगे वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी उसका निशाना चूक जाता है। तभी एक बूढ़ा वहाँ पर आ जाता है, जो कि
इनका मास्टर भी है। आशा उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके गार्डन को तबाह कर दिया। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकती हो। तो जीन, क्या तुम इसे साफ कर दोगे? तब जीन अपनी डीमन आई को बुलाता है और वो उस कचरे को खा जाती है। बूढ़ा कहता है दरअसल हम यहाँ गैबी से मिलने आए हैं। और फिर वो गैबी के हालचाल पूछता है। आशा उसके लिए वो एप्पल लेकर आई थी लेकिन वो चाकू भूल गई थी। तब जीन अपनी डीमन माकाटो से कहता है और वो अपने मुंह से एक चाकू निकाल कर देती है। गैबी कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं उस चाकू से कटा हुआ एप्पल खाऊं जो चाकू पता नहीं कहाँ का है? जिन कहता है ये बिल्कुल साफ है और मैंने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। बूढ़ा कहता है तो आशा, क्यों ना तुम इसी मेंशन में इसी के साथ रहो। अगर लोगों को पता चला तुम और तुम्हारे भाई पहाड़ पर नहीं है तो कई लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि कागेमोरी क्लैन भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी, तब तक जिन तुम्हारे भाई को ढूंढ लेगा। जिन कहता है दरअसल मुझे पता नहीं कि तुम्हारा भाई कैसा दिखता है। तब आशा एक फोटो बनाती है और एक फोटो बनाती है गैबी, लेकिन वो डीमन की कला तो अलग ही लेवल पर थी। आगे वो उन पेंटिंग को लेकर जाने लगता है। तब आशा उसे रोकती है और कहती है मेरे भाई के डीमंस वो बहुत शातिर है, वो मेरे खून के स्मेल से मुझे ढूंढ सकते हैं। और गैब्रियल उनकी एक फोटो बना कर देता है। दूसरी तरफ डेरा बढ़िया से दाढ़ी कर चिकना हो चुका था। वो हाना से कहता है उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया था इसीलिए मैंने अपनी दाढ़ी निकाल ली, अब उन्हें जरा भी शक नहीं होगा। हाना कहती है तुम उस दाढ़ी की वजह से थोड़े से जेसन स्टैटम की तरह दिखते थे, अब तो तुम बहुत बेकार लगते हो। वो कहता है अभी अभी तो शादी हुई और मेरे औरत ने तो मुझ पर अभी से अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो कहता है तो क्या तुम जानती हो कि हमारा बेटा कहाँ पर है? हाना कहती है दरअसल वो वॉक पर गया है, लेफ्ट और राइट उसके साथ ही है तो वो ठीक ही होगा। वो कहता है हाना, क्या तुमने मेरी चाकू देखी? मैंने उसे यहीं पर रखा था, लगता है उसे यूरो ले गया। अब हाना फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने उससे कहा था कि मुसीबत से दूर रहने के लिए, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं। दूसरी तरफ यूरो ऊपर से पूरे गांव को देख रहा था। राइट कहता है इतने बड़े शहर में हम एक आदमी को कैसे ढूंढ पाएंगे? लेफ्ट कहती है अगर वो हमें ढूंढ रही है तो यकीनन एक ना एक दिन वो खुद ही आ जाएगी। यूरो कहता है तुम तो डिमंस को सेंस कर सकते हो ना, जैसे तुमने ओशिराशिमा को सेंस किया था। डेरा ने कहा था कि कागामोरिस के पास कई सारे डीमंस वेल्डर है, तो हम एक ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कई सारे डीमंस रहते हैं और उस जगह पर मेरे खून की स्मेल आती है और फिर ये डीमंस अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं और एक अजीब से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो यूरो को उठाकर सीधे हवा में ले जाते हैं और वो कुछ ही पल में उस जगह का पता लगा लेते हैं और यूरो को उड़ाकर सीधा वहीं पर ले जाते हैं। अब यूरो ने ऐसा अब तक पहली बार किया था, इसीलिए वो आते ही उल्टियाँ करने लगता है। राइट कहता है तो यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस है और तुम्हारे खून की स्मेल भी यहीं से आ रही है। लेफ्ट कहती है क्या हम उन्हें देखते ही खत्म कर दे? यूरो कहता है नहीं, हम पहले उनसे बात करेंगे, हो सकता है कुछ डीमन फ्रेंडली हो। लेफ्ट कहती है दरअसल हम अलग दुनिया में रहते हैं तो ये उम्मीद मत रखना कि सब डीमन फ्रेंडली होंगे। तब राइट को किसी की स्मेल आती है और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तब हम वहाँ देखते हैं जिनको उसके साथ और दो आदमी थे और वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। राइट कहता है तो इनके पास है डीमंस और आशा की स्मेल, जैसे हम उन्हें सेंस कर सकते हैं ठीक उसी तरह वो भी हमें सेंस कर सकते हैं। और तभी आशा वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखकर यूरो को गांव की हालत याद आती है और वो बिना सोचे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। राइट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और तभी अचानक जिन का डीमन उसे पकड़ लेता है। जिन कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम्हारे डीमंस खून को स्मेल कर सकते हैं, तुम आशा को देखते ही दौड़े चले आए, इसका मतलब तुम हो यूरो, आशा के भाई। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कागेमोरी जिन और ये मेरे डीमंस है स्कैवेंजर्स। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं। वो कहती है हमें जल्दी यूरो को ढूंढना होगा क्योंकि वो यहाँ के नियम नहीं जानता, अगर उसे कुछ हो गया तो। डेरा कहता है तुम तो उसकी बहुत फिक्र कर रही हो, वैसे तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे ना। हाना कहती है क्या तुम पागल हो, उसने अब तक फैमिली रजिस्टर नहीं किया है और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो हमें ही उसके मेडिकल बिल भरने होंगे। तब वो उस कुत्ते को यूरो की शर्ट दिखाती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। तब वो कुत्ता बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है और वो बिल्ली मोबाइल पर उसे ट्रैक करती है। डेरा कहता है कोटेट्सु और जीरो क्या वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? हाना कहती है क्या वो इतने जल्दी टोक्यो चला गया, उसने तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ जिन कहता है हिसोगी विलेज वाले भी तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं, हमने तुम्हारे गाँव पर हमला किया जिससे तुम्हें वहाँ से भागना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि वो आशा को ढूंढ पाएंगे। पर हम ये सोचकर
हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते, तो इसीलिए मैंने ये जाल तुम्हारे लिए बुना। तुम तो बड़ी आसानी से मिल गए। तब यूरू वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। आदमी कहता है, डेमंस तुम यहीं पर हो तो छुपना बंद करो और बाहर आ जाओ। लेफ्ट कहती है, उनके पास कोई भी मेटल के हथियार नहीं है, पर फिर भी मैं डीमंस को सेंस कर सकता हूँ। उनके डीमंस भी आसपास ही होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो कहता है, जहाँ हो वहीं रुको, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो वहीं रुको। लेकिन वो उसकी जरा नहीं सुनते, वो सीधा आगे बढ़ते हैं। राइट कहता है, हमारा मास्टर तुम्हारा हॉस्टेज है, तो बताओ हम तुम में से किसे हॉस्टेज बनाए? मुझे लगता है वो चश्मिश वाले को। यूरू कहता है, मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया था। लेफ्ट कहती है, जो भी हो अब तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, जब तक कि ये बड़ा डीमन तुम्हें पकड़े रखेगा तब ये हम पर हमला नहीं कर सकेगा। जिन कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये डीमंस अपने मास्टर को ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? राइट कहता है, तुम तुम्हारे तरीके से काम करो और हम हमारे तरीके से। वैसे भी इनके पास हथियार नहीं है, तो थोड़ा नरमी दिखाना। तब जिन माकाटो को हथियार निकालने के लिए कहता है और फिर वो डीमन कई सारे हथियारों को अपने मुंह से निकालता है और वो लगातार इन पर फायर करते हैं, लेकिन इन दोनों पर उसका जरा भी असर नहीं होता। लेफ्ट कहती है, ये हथियार हमारे सामने बेकार है, क्योंकि हम पत्थर से बने हैं। ये लोग कई सारे हथियार से बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एक भी हथियार का असर इन पर जरा भी नहीं होता। वो टकला जाकर लेफ्ट पर अटैक करता है, तब वो उसे उठाकर वहीं पर फेंक देती है और फिर जिन राइट पर तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। और तभी लेफ्ट के ऊपर एक टर्टल डीमन अटैक करता है और एक छोटा बनी राइट को बुरी तरह से मारने लगता है। वो कहता है, कम ऑन लेफ्ट, मेरी मदद करो। लेकिन लेफ्ट वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो टर्टल बहुत भारी था। तब यूरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी चाकू उस टर्टल की तरफ फेंकता है और फिर लेफ्ट तेजी से जाकर उस डीमन के सारे दांत तोड़ देती है, जिससे यूरू आजाद हो जाता है। वो टकले का ध्यान बटाता है और राइट से कहता है, जल्दी से यहाँ के सारे बल्ब फोड़ दो। तब राइट तेजी से चीखता है, जिससे वो बल्ब फूट जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अब इन लोगों को लगता है कि वो अंधेरे में यहाँ से भाग गए होंगे। तब जिन को आशा की बात याद आती है कि उसका भाई एक शिकारी है और वो उसी की तरह सोचता है। यूरू तेजी से जिन के पैर पर हमला करता है और अगले ही पल जिन के गले पर चाकू लगा देता है। अब जिन थोड़ा सा घायल हो चुका था। राइट कहता है, तो क्या तुमने उसे पकड़ लिया? लड़का कहता है, आखिर तुम किस तरह के डीमंस हो जो अपने मास्टर को यूं ही छोड़कर भाग गए? राइट कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? और यही हमारे काम करने का तरीका है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यूरू कहता है, ये तो सही मौका था ना यहाँ से भागकर निकलने का। मैं नहीं चाहता था कि हम सब एक साथ पकड़े जाए। राइट कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन यूरू क्वीन ऑफ द नाइट है और डार्कनेस शिकारी की पहली पसंद होती है और उसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अगर यूरू उसे पकड़ता नहीं तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ते, हम अंधेरे में भी तुम्हें ढूंढ सकते हैं। जिन कहता है, पहाड़ पर रहने की वजह से तुम्हारे सेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। यूरू कहता है, तुमने कहा कि तुम एक कागामुरी हो, तो क्या तुम्हारे क्लैन ने ही हिसागी विलेज पर हमला किया था? वो कहता है, उस हमले के पीछे मेरा ही हाथ था। तब यूरू ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाता है। वो कहता है, तुम्हारे पास वो स्मोक सिग्नल है ना, जिससे तुम दूर खड़े इंसान से भी बात कर सकते हो? जिन कहता है, तुम्हारा मतलब स्मार्टफोन? यूरू कहता है, तो आशा को यहाँ आने के लिए कहो, मुझे उससे बात करनी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। マルの優先なのよ。 एपिसोड नंबर 5। यूरू जिन से कहता है, तो जल्दी आशा को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। लड़का कहता है, तुम सिर्फ बात करना चाहते हो, क्या तुम उसे साथ नहीं ले जाओगे? जिन कहता है, हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस नहीं चाहिए, क्यों? सही कहा ना? यूरू कहता है, देखो मुझे हिगाशी विलेज की कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ। तब जिन उसे बताता है कि तुम्हें कागेमुरी महल में आना चाहिए और आशा तुमसे वही मिलेगी। यूरू कहता है, तुम्हें क्या मैं बलि का बकरा लगता हूँ? और भूलो मत, मैंने तुम्हें पकड़ा है, तुम मेरे कब्जे में हो, तो जल्दी से आशा को यहाँ बुलाओ। तब टकला जिन के पैरों पर पट्टी बांधने के लिए पूछता है। तब यूरी कहता है कि मैं यहाँ उसे मारने के लिए नहीं आया, तो तुम पट्टी बांध सकते हो। अगर मैं तुम्हें सच में मारने आया होता तो तुम अब तक मर चुके होते और तुम भी मुझे मारना नहीं चाहते थे, है ना? वरना मैं पहले ही वार में निपट जाता। राइट कहता है, तो वो भुक्कड़ मछली जिन की है, वो कछुआ और बनी उसका है, तो बताओ तुम्हारे डीमंस कहाँ पर है और तुमने उनसे हम पर हमला क्यों नहीं करवाया? टकला
कहता है वो यहीं आसपास ही है। तब हम देखते हैं एक बड़ी सी आग को। आगे वो कहता है वो दिखने में बहुत बड़े हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। काश कि मैं तुम्हें उनका जलवा दिखा पाता। आगे जिन कहता है मैं यहाँ आशा को नहीं बुलाऊंगा। अगर तुम कागेमोरी महल में चलते हो तो तुम्हें कोई भी टच भी नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तब यूरू सोचता है यहाँ पर एक टर्टल और बनी है और एक भयानक सा राक्षस, वो सभी राइट और लेफ्ट पर भारी पड़ सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तो फिर वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। जिन कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे मेहमान की तरह चलोगे। तब हम हाना के कुत्ते को देखते हैं, वो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। आगे जिन का डीमन आए वो सभी कचरे को चुटकियों में साफ कर देता है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। इन्हें यूं ही स्कैवेंजर नहीं बुलाया जाता। आय किसी भी चीज को खा सकती है और माकाटो उन चीजों को अपनी मर्जी से मुझे दे सकती है। मैं उन्हें ऐसी ऐसी चीजें खिलाता हूँ ताकि वो चीजें इमरजेंसी में मेरे काम आ सके और मैं हर तरह के हमले के लिए तैयार रहता हूँ। इससे मैं सिक्योरिटी को भी आसानी से पार कर सकता हूँ। अब यूरो को इनमें से कई सारे शब्द समझ नहीं आ रहे थे। आगे लेफ्ट उससे कहती है तो बताओ उस कछुए का वजन कितना है। वो कहता है पता नहीं, मैंने तो आज तक उसका वजन चेक नहीं किया, पर वो अपनी मर्जी से वजन बढ़ा सकता है। तब लेफ्ट कहती है अब मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वो बनी राइट को बस घूरे जा रहा था। उस रैबिट को देखकर यूरू कहता है एक रैबिट को पकड़कर बढ़िया सा बारबेक्यू बनाते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है यहाँ की लाइट अचानक चली गई। तब वो देखता है कि सभी बल्ब टूट चुके हैं और वो सोचता है शायद सर्किट फेल की वजह से ये सब हुआ होगा और फिर वो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आशा को जिन ने मैसेज कर दिया था कि वो यूरू को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तब आशा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और गोबी से कहती है देखो गोबुल, मेरा भाई यहाँ पर आने वाला है, तो बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूं। दूसरी तरफ जिन अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है हमने हिगाशी विलेज के ट्विंस का मामला सॉल्व कर लिया है और हम यूरू को लेकर मैनर की तरफ पहुँच रहे हैं। बॉस कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं वहाँ पहुँचने तक क्या तुम उसे रोक सकते हो? अभी तो मैं हॉट स्प्रिंग में हूँ, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और यूरू के साथ अच्छे से पेश आना। थोड़ी देर बाद वो कागेमोरी मेंशन तक पहुँच जाते हैं। राइट कहता है हमने सुना है कि कागेमोरी के पास कई सारे डीमन वेल्डर्स है, तो फिर वो कहीं दिख नहीं रहे। जिन कहता है वो सभी यहीं पर है, अभी हम वीआईपी एरिया तक पहुँचे नहीं और वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है। आगे वो सभी उस बैरियर के अंदर पहुँच जाते हैं। तब राइट को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस मौजूद है। दूसरी तरफ गाबुल को भी ये पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आशा कहती है क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगी? वो कहती है नहीं, मैं उससे मिलना नहीं चाहती और मैं भला उससे क्यों मिलूं जिसने मेरे पैर में छेद किया, अब भी चलने पर दुखता है, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। दूसरी तरफ हाना का वो डॉग इनका पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुँच चुका था और इसकी ये लोकेशन इन दोनों तक पहुँच चुकी थी। दरअसल ये जगह कागेमोरी गोल्फ क्लब थी और ये बात इन दोनों को पता चल जाती है। हाना कहती है क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया? डेरा कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। राइट और लेफ्ट उसके साथ होते हुए भी वो पकड़ा कैसे गया? तो चलो अब बाप जाएगा अपने बेटे को बचाने और वो अकेले ही जाने का डिसाइड करता है और वो जाते हुए टैक्सी में जाएगा और वापस आते टाइम पर ट्रेन से आएगा। दूसरी तरफ वो लोग एक बड़े से महल के पास पहुंचते हैं। तब हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है आसुमा। वो वहां पर आता है, जिसे देखकर जिन कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने सुना था कि वो जुड़वा यहाँ आ रहे हैं, सोचा उनसे मिल लूं। जिन कहता है लेकिन ये बात मैंने तो तुम्हें नहीं बताई। आसुमा कहता है दरअसल मेरे कान बहुत तेज है, तो तुम्हारा ये हाल उन्होंने किया। ये कितने ताकतवर डीमंस है, तो क्या तुम ही हो? आशा के भाई, मेरा नाम है कागेमोरी आसुमा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तब आशा भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तो क्या तुम ठीक हो और क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? तब यूरू साफ मना कर देता है और कहता है मैं यहाँ दोस्ती करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। आशा कहती है ठीक है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें गले लगा लूँ। और वो फिर से मना कर देता है। यूरू कहता है तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि इसे चोट लगी है। आसुमा कहता है जिनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, तो क्यों ना मैं तुम सबको ये महल दिखाऊं। जिन कहता है यूरो हमारा मेहमान है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और फिर आसुमा वहाँ से चले जाता है। आगे जिन अकियो को कहता
कहता है तुम बैरियर के बाहर पैरा दोगे और किसी को अंदर आने मत देना। थोड़ी देर बाद जिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो डॉक्टर कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, एक बच्चे ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। आजकल के लड़के तो बहुत डरावने हैं। जिन कहता है नॉर्मल लड़कों के पास चाकू नहीं होता और ये आशा का खून तुम वापस इसे रख लो। अब इसे देखकर यूरू कहता है ये खून केवल दुष्ट आत्मा ही औरतों और बच्चों का खून चूसते हैं। आशा कहती है दरअसल ये मेरा ही आइडिया था, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी की मदद से हम खून को आसानी से निकाल सकते हैं और वो भी बिना घायल हुए। डॉक्टर कहती है हमने उसके खून का सैंपल लिया है, हम इस इंजेक्शन की मदद से खून को निकाल सकते हैं और इससे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। अब यूरू इसे देखकर शॉक हो जाता है। लड़का कहता है ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है और इसे जरा से खून से दिक्कत है, आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे आशा कहती है कागेमोरी क्लैन मुझे भरपेट खाना खिलाते हैं, तो इसके बदले थोड़ा सा खून देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। यूरू फिर से मना करता है और कहता है तुम तो कितनी बड़ी हो गई, आशा छोटी थी और तुमसे ज्यादा क्यूट थी। आशा कहती है अगर तुम यहाँ का खाना खाओगे तो तुम भी जल्दी बड़े हो जाओगे और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। यूरू कहता है मैं यहाँ खाने की बात करने के लिए नहीं आया, तो बताओ मॉम डैड कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन दोनों ने तुम्हारे साथ गांव छोड़ा था। आशा कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं चले गए और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर गए, क्योंकि वो अपने भाई से झूठ नहीं कहना चाहती, इसीलिए वो सारी बात यूरो को बता देती है। जिन कहता है गाँव छोड़ने के बाद तुम्हारे पेरेंट के साथ बहुत कुछ हुआ और बाद में कागेमोरी ने उन्हें अपने साथ ले लिया, वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, तो इसीलिए वो तुम्हारे माँ के गाँव चले गए। यूरो कहता है मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि वो माउंटेन के बाहरी दुनिया से आई है और वो एक दिन हमें भी वहीं ले जाना चाहती थी। जिन कहता है तुम्हारी माँ ओकिनावा से है और वो एक आइलैंड है, तुम वहाँ पर सिर्फ प्लेन या बोट से ही जा सकते हो, प्लेन जिसे तुम गाँव में ड्रैगन्स कहकर बुलाते हो, और वो हजारों लोगों को यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाते हैं। बाद में मॉम वो टोहोकू के पहाड़ों में कहीं खो गई थी, इसीलिए वो घर पर अपने मॉम डैड को ये बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे कागामोरी क्लैन के साथ छोड़ दिया और प्लेन से ओकिनावा चले गए और तभी से वो कहीं गायब हो गए। यूरू पूछता है क्या वो उस प्लेन से नीचे गिर गए। वो कहती है वो किसी तरह प्लेन में ही गायब हो गए। उन्होंने टोक्यो से बोर्डिंग की थी, लेकिन जब वो प्लेन ओकिनावा पहुंचा तब वो उसमें नहीं थे। यूरू पूछता है कि क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया और उनके साथ के गार्ड्स कहाँ पर थे। जिन कहता है कागामोरी के डीमन विल्डर्स उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन वो गार्ड भी उनके साथ गायब हो गए। यूरू कहता है शायद ये उन गार्ड्स का ही काम होगा, यही लोग गद्दार होंगे। आशा कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर वो हिगाशी विलेज के एजेंट भी हो सकते हैं जो छुपकर कागेमोरी क्लैन में रह रहे थे। जो भी हो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यूरू कहता है तुम मॉम डैड के गायब होने के बाद भी इन लोगों पर भरोसा करती हो। वो कहती है अब मॉम डैड के जाने के बाद उस गांव के असैसिन्स मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए और वो एक के बाद एक आते ही रहे, तब कागेमोरी क्लैन ने और जिन के लोगों ने मुझे बचाया, इसीलिए मुझे कागेमोरी क्लैन पर भरोसा है। आगे हम कुछ मिस्टीरियस आवाज सुनते हैं। वो कहता है वो लड़का कागेमोरी मैनर में पहुंच चुका है, जिन ने अच्छा काम किया। ये वो पहले जुड़वा है जो ईस्टर्न गांव में 400 साल बाद पैदा हुए हैं। वो रात और दिन को अलग करने वाले जुड़वा है। अब वो दोनों यहीं पर है और वो जॉ डीमन वाली लड़की, उसके पैर में भी चोट लगी है और जिन भी घायल है। इन दोनों जुड़वा को पकड़ने का ये सबसे बढ़िया मौका होगा। वैसे वो लड़का और डीमंस वो बहुत ताकतवर है और उनके साथ वो लड़की भी है। वो दिन के मुकाबले अब थोड़ी कमजोर होगी। अगर लड़के की बात करें, वो अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, हमें बस उस लड़की का सर चाहिए। अब राइट और लेफ्ट इन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन दोनों का पता लगा लेते हैं। तब हम देखते हैं दो पावरफुल डीमंस को, वो सीधा इन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ जॉ डीमन वो गॉबल को उठाता है और उसके दरवाजे पर दो ताकतवर डीमन मौजूद थे। वो कहती है मैंने तो तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ ये लोग उन डीमन से बचकर भाग रहे थे। यूरू कहता है तो जिन तुमने हमें अपने जाल में फंसा लिया। जिन कहता है वो कागामोरी क्लैन के डीमंस नहीं है, शायद ये किसी बाहर वाले का काम होगा। वैसे अगर देखा जाए तो मैं उनके मास्टर को पकड़ना चाहूंगा। राइट कहता है अब इतने बड़े मैनर में हम उसे ढूंढेंगे कैसे। डॉक्टर कहती है अगर तुम उससे लड़ोगे तो सीधा उसे मार देना, मैं किसी की मरम पट्टी नहीं करना चाहती। यूरू पूछता है अगर हम मास्टर को मार देंगे तो उनके डीमंस का क्या होगा। लड़का कहता है अगर वो मरने से पहले उन डीमंस को किसी दूसरे नए
मास्टर के पास ट्रांसफर नहीं करते तो वो डीमन भटकते रहते हैं और इसीलिए वो खुद से ज्यादा अपने मास्टर की जान की रक्षा करते हैं। एक भटकता डीमन जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है वो उस जगह पर एक भूत बनकर रह जाता है। यदि अगर नया कॉन्ट्रैक्टर उनसे जुड़ा नहीं तब वो कुछ सालों में या कुछ सदियों में धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यूरू कहता है तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके मास्टर को ना मारूं। जिन, तो क्या तुम्हारे पास तीर कमान है? तब माकाटो उसे कई सारे तीर कमान देती है जिसे देखकर जिन कहता है आज तक मैंने तो इनमें से एक भी इस्तेमाल नहीं किया। तब वो एक तीर कमान उठाता है और एक एरो उस डीमन पर फायर कर देता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6। शुरुआत में हम देखते हैं यूरू को, वो सीधा उन डीमन पर एरो फायर करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो कहता है शायद इस तीर कमान में ही कुछ खराबी है। तब जिन गोबुल को कॉल करता है और कहता है क्या तुम पर भी किसी ने हमला कर दिया? वो कहती है हाँ, कुछ नमूने आए थे। आखिर वो इस मैनर के अंदर कैसे घुसे? लगता है तुम बड़ी मुसीबत झेल रहे हो। जिन कहता है हम ऐसे डीमन से लड़ रहे हैं जिन्हें मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अभी मैं थोड़ा घायल हूँ तो उनसे ठीक से लड़ नहीं पा रहा। तब वो चिल्लाकर कहती है निकम्मे कहीं के, तुम किसी काम के नहीं। क्या आशा तुम्हारे साथ ठीक है? वो कहता है यूरू के डीमंस वो हमारे साथ ही है। गोबुल कहती है अच्छा वो कमीने जिन्होंने मेरे डीमंस को परेशान किया था। जो भी हो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, है ना? तब हम उन दो डीमंस को देखते हैं। गोबुल ने उसका गला पकड़ लिया था और वो चाहकर भी अपना सर नहीं निकाल पा रहा था और फिर गोबुल उसके सर को ही अलग कर देती है। वो कहती है माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती और फिर वो उसे भी खत्म कर देती है। वो कमरे के बाहर आती है तब उसे कई सारे डीमंस दिखते हैं और फिर वो इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जिन उन्हें बताता है कि गोबुल बिल्कुल ठीक है। तब आशा कहती है तो फिर ठीक है, अब मुझे ही इन दोनों को रोकना होगा। अगर मैंने उन्हें रोक लिया तो क्या मैं तुम्हें हक कर लूं? यूरू कहता है तुम मेरी फसलियां तोड़ने के पीछे क्यों पड़ी हो? आशा कहती है अगर गलती से ये मैनर तबाह हो जाए तो क्या मुझे डांटोगे तो नहीं ना? जिन कहता है कि वो मास्टर की डांट खुद खाएगा। आगे आशा यूरू को व्हाइट वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है और वो दोनों उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर तभी वो डीमंस आपस में मिल जाते हैं और अगले ही पल आशा और यूरू को कैद कर लेते हैं। आगे वो डीमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर तभी वो टर्टल अपनी पावर इस्तेमाल करता है और उसे रोके रखता है। लड़का कहता है ये डीमंस आशा को लेकर भागना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये उनके पेरेंट्स के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। जिन कहता है कि उन डीमंस को या उनके मास्टर को खत्म मत करना। बनी बाकी के डीमंस को नोटिस करता है और वो कहता है कि डीमंस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है कि वो हारुई को बचाएगा, तब तक तुम बाकी डीमंस को संभाल लेना। आगे जिन पूछता है कि हागुरे सेंसे कहाँ पर है? तब डॉक्टर कहती है कि वो आराम कर रहे हैं, अगर मरना चाहते हो तो ही उन्हें उठाना। तब जिन कहता है तो कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, तो चलो इन सभी को धूल चटाते हैं। दूसरी तरफ आशा एक अंधेरी जगह पर पहुंच चुकी थी और वो बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। तब वो सोचती है कि वो इस अंधेरी जगह पर अकेली फंस गई, जिससे वो बहुत डर जाती है। तब राइट आकर कहता है तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये तो एकदम भयंकर अंधेरा है, इतना अंधेरा तो हिगाशी विलेज में भी नहीं था, तो क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तब वो उसे बताती है कि उसे अंधेरे में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तब वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम अकेली नहीं हो। तब वो पूछती है क्या यूरू भी यहाँ पर मौजूद है? राइट कहता है मैं उसे स्मेल नहीं कर पा रहा, शायद लेफ्ट उसके साथ ही होगी और वो हमें बाहर निकालने का रास्ता जरूर ढूंढेगी। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जब हम पहली बार मिले तुमने मुझ पर अचानक हमला कर दिया, फिर उसके बाद तुमने मुझसे ठीक से एक बार भी बात नहीं की, तो तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। आशा कहती है जब तुमने उस अटैक को कैंसिल किया तब पिताजी की कही बात मुझे याद आई कि राइट और लेफ्ट ब्रेक और सील को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक सकते हैं। राइट कहता है तो इसका मतलब मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। आशा कहती है मेरे भाई के पास है सील की पावर, इसका मतलब उसकी नेचुरल एनिमी है लेफ्ट। आगे हम उन दोनों को देखते हैं, वो किसी व्हाइट से जगह पर मौजूद थे जो पूरी तरह से खाली था। अब लेफ्ट को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ऐसे ही जगह पर कई 100 साल बिताया है। ये पूरी जगह एक स्पिरिचुअल बैरियर है और इसे उन डीमंस ने बनाया है और हम सब लोग उसमें फंस चुके हैं और हम दोनों के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है।
तब यूरू उससे कहता है कि वो अपने एम को वापस लाने के लिए उसकी मदद करे। उसके फादर ने उससे कहा था कि हमेशा अपने औजारों को तैयार रखना और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। लेफ्ट कहती है, क्या तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा? वो कहता है, जब से गांव पर हमला हुआ है तब से मेरे अंदर का डर एकदम निकल चुका है। अब मुझे किसी भी चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लेफ्ट को एक चाकू देता है और उस पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका निशाना हर बार चूकता है और सीधा लेफ्ट को जाकर लगता है। वो उससे उन्हें डॉज करने के लिए कहता है। तब लेफ्ट कहती है, अगर मैंने उसे डॉज किया तो उन एरो को लाने के लिए मुझे दूर जाना होगा, और वैसे भी मैं पत्थर से बनी हूँ तो इन एरोज का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और बताओ, क्या तुम्हें अपने बहन की चिंता नहीं है? उसे भी ब्लैक बैरियर में कैद कर लिया गया है। वो कहता है, उसके पास तो ब्रेक की पावर है ना, और यदि अगर वो बैरियर है तो वो उन्हें आसानी से तोड़ सकती है। दूसरी तरफ वो टर्टल उस डीमन के ऊपर से निकल जाता है और आशा उस बैरियर को तोड़कर सीधा बाहर निकल जाती है। आगे वो उस डीमन के ऊपर जाती है और उसके करंट मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है और अपने खून को उसके साथ मिलाकर उनके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जिससे वो डीमन अब आशा का हुक्म मानेंगे क्योंकि वो उनकी अब नई मास्टर बन चुकी है। वो उनसे पूछती है, तो क्या तुम्ही ने मेरे भाई को निगल लिया है? तो प्लीज जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। और फिर वो उन दोनों को बाहर निकालते हैं और फिर यूरू उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब आशा उन्हें रोकती है और कहती है, तुम उन्हें मत मारो, वो अब हमारी तरफ है। और फिर वो उन दोनों को सारी बात बताती है। आगे आशा उन डीमन से पूछती है कि तुम्हारा पहले वाला मास्टर कहाँ पर है, और वो डीमन पहले वाले मास्टर का रास्ता बता देते हैं और उस तक उन्हें पहुँचाते हैं। तब वो आदमी कहता है, आखिर वो कितने पावरफुल है, उन्होंने तो मेरी लंका लगा दी। अब आशा को अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि तभी यूरू अपने तीर से उसे घायल कर देता है और राइट को उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब ये देखकर आशा एकदम से इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ जिन उन सभी डीमंस को अकेले ही धूल चटा रहा था और इस काम में उसका साथ माकाटो और आय दे रहे थे, और फिर वो सभी मास्टर को खत्म कर देता है। तब गॉबल भी वहाँ पर आती है और कहती है, मैंने लगभग 5 ग्रुप को खत्म किया है और उनमें से एक को भी मैं पहचान नहीं पाई। तब एक आदमी घायल हुआ उनके पास आ जाता है, जिसे देखकर जिन कहता है, शायद इसे आशा के भाई ने तीर मारा होगा। दूसरी तरफ यूरू वो किसी को नोटिस करता है और तब हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है, अगर मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे तीर से खत्म कर देगा, इसीलिए मैं अभी के लिए शांत रहूंगा और मुझे लगता नहीं कि बाकी टीम जिंदा बच पाएगी। अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, और वो भी जिंदा। दूसरी तरफ एक आदमी वो कहता है, उन्होंने पैसों का लालच देकर हम सबको मरवा दिया, अब मुझे नए डीमंस की तलाश करनी होगी। वो गेट पर जाकर किसी से टकरा जाता है। दरअसल वो एक बड़ा सा डीमन था और फिर वो टकला पीछे से आकर उसे वहीं निपटा देता है। अब इस मैनर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने सभी घुसपैठियों को पकड़ लिया था और ज्यादातर लोगों को खत्म कर दिया था। आगे जिन उनकी मदद करने के लिए यूरू को शुक्रिया कहता है। तब यूरू कहता है, मैंने ये सब अपने माम और डैड को ढूंढने के लिए किया है। तब गॉबल वहाँ पर आती है। वो यूरू को देखकर चिढ़ जाती है और कहती है, कमीने कहीं के, तुम्ही ने मेरा यह हाल किया है। वो कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन जाने दिया, पर फिर भी मैंने तुम्हें अब तक माफ नहीं किया। तब आशा उन दोनों को लड़ने से रोकती है और उन्होंने कई सारे घुसपैठियों को बंदी बना रखा था। जिन कहता है, जब मास्टर वापस आएंगे तो वही डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है, तो तब तक इनसे सभी जानकारी हासिल करो। वो बंदा कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उन ट्विंस को पकड़ ले आया तो वो मुझे बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो कौन थे। और फिर तभी वो टर्टल उसके पैर पर जाकर बैठता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है। और वो कहता है, तो क्या तुम कागेमोरी ग्रुप से हो? वो कहता है, मैं किसी भी ग्रुप को नहीं जानता, ये एक सिंपल टास्क था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला और लगता है ये सभी एक एवरेज डीमन बिल्डर्स है जो बस पैसों के लालच में यहाँ आए थे। वो कहता है, तुम्हें किसका तो चेहरा याद होगा, तो चलो तुम्हारे बॉस के बारे में बताओ। वो कहता है, एक आदमी था जिसकी दाढ़ी थी और वो जैकेट पहना हुआ था। टकला कहता है, माफ करना, लगता है मैंने उस आदमी को मार दिया। जिन कहता है, क्या तुम्हें मैरिड कपल का वेयर हाउस पता है जो कि हिसागी विलेज से भाग चुके थे? वो इन दोनों के पेरेंट्स थे और वो ओकिटावा के फ्लाइट से गायब हो चुके थे। वो कहता है कि वो इनके बारे में नहीं जानता और बाकी लोग भी, इनके पास जरूरी कोई भी जानकारी नहीं थी। अब ये बात सुनकर यूरू बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगा था कि ये लोग उसके माँ बाप ढूंढने में मदद कर सकते हैं। आगे आशा उससे पूछती है कि इन डीमंस का क्या नाम है? वो कहता है, पता नहीं, मैंने आज तक इन्हें कोई नाम नहीं दिया। वो मेरे लिए पालतू जानवर के अलावा कुछ नहीं है और मैं उनका बॉस हूँ, तो मैं उनसे फ्रेंडली क्यों रहूं? अब ये बात सुनकर गॉबल को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर बस पिचकाने ही वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो
बनी कहता है, देखो मिस्टर, डीमंस के पास भी फीलिंग्स होती है। आगे हारुओ उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो जल्दी से हमें वो सब बता दो। आगे आशा कहती है, तो बताओ मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, और वैसे भी मैं तुम्हारी टेम्पोररी मास्टर हूँ, तो मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। क्या तुम खुद को थोड़ा छोटा कर सकते हो? और फिर वो दोनों छोटे छोटे क्यूट सा रूप ले लेते हैं। यूरू कहता है, तुम्ही ने कहा था कि असैसिन ने तुम पर हमला किया था, तो क्या तुम्हारा हर दिन ऐसा ही रहता है? वो कहती है, हाँ इतना नहीं, आज तो बहुत ज्यादा लोग घुस गए और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। अब मुझे और चौकन्ना रहना होगा। आगे यूरू कहता है, तुम्हारे राइट आंख को क्या हुआ? क्या उसे चोट लग गई? आशा कहती है, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक बार मर चुकी थी। मुझे हिगाशी विलेज के असैसिन ने मार दिया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7। शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। तब उसने पहली बार फील किया था कि कोई उसे मारना चाहता है। वो आदमी उससे कहता है, इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो तुम्हें मरना ही होगा। और फिर वो चाकू से वार करता है। यूरू को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया। तब हम देखते हैं यूरू ने चाकू से उस पर वार किया था और उसके डैड ने वो तीर उसके गले पर मारा था। अब यूरू बहुत घबरा जाता है। उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माफ करना, अगली बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यूरू, एक बात हमेशा याद रखना, ये यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया था। ऐसे हमले तुम पर बार बार हो सकते हैं, तो कभी भी घबराना मत और सामने वाले को मारने में कभी हिचकिचाना मत, क्योंकि तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। वो उसके लाश को ऊपर से नीचे फेंक देता है और कहता है, हम कल सुबह गाँव चले जाएंगे, तब तक तुम्हें वक्त मिल जाएगा। थोड़ा सा शांत हो जाओ और ऐसे घबराओ मत और अपनी एंजाइटी को बाहर निकालो। याद रखना, कभी भी डर को खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि हम एक शिकारी है और हम खूंखार बीस्ट से लड़ते हैं। तो सबसे पहले आसपास की जगह को अच्छे से देख लो और सिचुएशन को अडॉप्ट करना सीखो और ऐसे चीजों को तलाशो जिससे तुम लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सको। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी हार तय है। आगे वो उसे एक चूहा फ्राई कर देता है और कहता है, आज जो कुछ भी हुआ, ये बात गाँव के लोगों को कभी मत बताना कि हम पर बैंडिट ने हमला किया था। यूरू पूछता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके लोग गांव पर हमला कर सकते हैं, तो हमें सबको बता देना चाहिए। वो कहता है, नहीं, वो कभी गांव पर हमला नहीं करेंगे, तो ये बात किसी को मत बताना। तुम सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना, ऐसा लगना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं। और फिर सुबह होने पर वो दोनों गाँव में चले जाते हैं। तब कुछ गाँव वाले पूछते हैं, कल रात तुम कहाँ पर चले गए थे? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो कहता है, माफ करना, हम पहाड़ों पर क्वारी के अंदर चले गए थे, क्योंकि यूरू मेरे साथ था, तो हम दोनों एकदम सेफ थे। बूढ़ा पूछता है, तुम रात भर बाहर थे, तो कोई शिकार क्यों नहीं लेकर आए? अब वो उन्हें इग्नोर कर आगे चले जाते हैं। तब डेंजी की माँ क्योका वो आती है और कहती है, शुक्र है यूरू तुम्हारे साथ ही है। तब वो बूढ़ी यामाहा पूछती है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम कल क्यों नहीं आए? क्या पहाड़ों में कुछ हुआ है? मीन कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ, दरअसल हम क्वारी के अंदर चले गए थे, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वो पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी? मीन कहता है, अच्छा ये खून तो उस चूहे का है जिसे हमने कल खाया था। चूहे से पेट नहीं भरा, अब तो मुझे तेज भूख लग रही है। वैसे नागिसा कहाँ पर है? क्या तुमने उसे देखा? क्या वो आशा के साथ है? तो चलो चलकर ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। तब हम आशा की माँ नागिसा को देखते हैं। वो आशा के पास बैठी हुई थी। मीन आशा से कहता है, माफ करना, दरअसल हम पहाड़ों से थोड़ा दूर चले गए थे, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई, और फिक्र मत करो, हम दोनों ठीक है। यूरू कहता है, जंगल में सोना बहुत मुश्किल काम है, तो इसीलिए मुझे अब थोड़ी सी नींद आ रही है। और फिर मीन नागिसा के कान में पूरी बात बता देता है कि जंगल में क्या हुआ था, और वो इस बात को सुनकर चौंक जाती है। अब उस बात को कई दिन बीत चुके थे और फिर यूरू के मॉम और डैड गांव छोड़कर चले गए और उन्होंने आशा और यूरू को गांव में ही छोड़ दिया। ऐसा सिर्फ यूरू को ही लगता था, क्योंकि उसके मॉम डैड ने आशा को अपने साथ लेकर चले गए थे और वो जिस लड़की को 10 साल से अपनी बहन समझता था, दरअसल वो नकली आशा थी। पूरे 10 साल हिगाशी विलेज के लोगों ने उससे झूठ कहा। आशा कहती है, मैं एक बार मर चुकी हूँ। हिगाशी विलेज के असैसिन ने मुझे मार दिया था। जब उन्होंने हिगाशी विलेज को छोड़ा तब कागेमोरी क्लैन ने उन्हें अपनाया। जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है तब मॉम और डैड अचानक गायब हो गए। पिछले साल जब मैं 15 साल की थी तब कुछ असैसिन ने मुझे पकड़ लिया था। तब उन्होंने मुझे मार दिया
और तभी जाकर मुझे ब्रेक की पावर मिल गई। तब हम आशा को एक अजीब से जगह पर देखते हैं। उसकी मुलाकात एक डीमन से होती है जो कि उस दुनिया में रहा करती थी जहाँ जिंदा लोग और मरे हुए लोगों के बीच की जगह होती है। वो वहीं पर रहा करती है। जिस डीमन से मैं मिली थी उसके पास ब्रेक की पावर थी। वो डीमन कहती है, अच्छा तो कोई इंसान आया है, तो तुम एक बार मर चुकी हो। आशा पूछती है, क्या ये नर्क है? वो कहती है, क्या ये तुम्हें स्वर्ग दिख रहा है या फिर तुम्हें लगा कि तुम मरने के बाद नर्क जाओगी? आखिर तुम किस तरह की जिंदगी जी चुकी हो? तुम्हारी दुनिया में इस जगह को योमोत्सु हिरास्का कहते हैं। आशा कहती है, ये जगह के बारे में तो मुझे डैड ने बताया था। अगर लेजेंड की बात करें कि एक मेल और फीमेल ट्विंस ईस्टर्न विलेज में रात और दिन के बीच पैदा होते हैं, तो वो शैडो रियल्म्स की दुनिया में जा सकते हैं और डीमन को हुक्म दे सकते हैं। वो डीमन कहती है, ये शैडो रियल्म्स की पहले की दुनिया है। आशा कहती है, हिगाशी विलेज के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। वो कहती है, वेल अगर तुम मरती नहीं तो तुम यहाँ कभी नहीं आ पाती। तो बताओ अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मौत को अपनाओ या फिर मुझे अपनाओ। अगर तुम्हें मरना है तो इस रास्ते से नीचे कूद जाओ। यदि अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे अपनाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ और तब तुम्हें मिलेगी पावर ऑफ ब्रेक। और जब तक कि तुम किसी को देख सकती हो तुम उसे ब्रेक कर सकती हो, फिर भले ही वो किसी का सर ही क्यों ना हो। तुम तो पूरी जंग को खत्म कर सकती हो और अपने एरा का एक हीरो बन सकती हो। इस पावर के कई सारे काम है और लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तब तुम्हें जीते जी नर्क के जैसा लगेगा और तब तुम सोचोगी कि इससे अच्छा तो मौत ही बेहतर थी। आशा कहती है, मेरे मॉम और डैड को किसी ने किडनैप कर लिया और मैं तो जानती भी नहीं कि अब वो कहाँ पर होंगे। क्या तुम जानती हो क्या वो भी मेरी तरह मरा था? वो कहती है, मुझे नहीं पता और जब वो मरेगा वो यहाँ पर नहीं आएगा तो वो सील से मिलने जाएगा। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ। आशा सोचती है, मैं ऐसे मर नहीं सकती। हमने मेरे भाई को गांव में अकेले ही छोड़ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब तक जिंदा है भी या नहीं। शायद वो भी मेरी तरह मर चुका होगा। मुझे कुछ भी करके उसे बचाना ही होगा और मैं ऐसे मर नहीं सकती। वो कहती है, तुम्हारे आंखें वो कितनी खूबसूरत है। तुम बस मुझे ऐसे ही देखती रहो और जरा भी हिलना मत। आगे हम आशा को व्हीलचेयर में बंधे हुए देखते हैं। एक आदमी, उसके हाथ में चाकू था। वो लड़की से कहता है, वो अब तक जिंदा क्यों नहीं हुई? कहीं ये कागेमोरी की डिकॉय तो नहीं थी? सच बताना, क्या ये वही लड़की है? वो कहती है, मैंने इसे अपने आंखों से उस गांव में देखा। ये वही लड़की है। वो कहता है, मैंने इसे कई साल पहले देखा था और मैं इसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। अब शायद हम ब्रेक की पावर कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लड़की कहती है, वो सील बहुत ताकतवर होती है और सील की ताकत पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है। इसके भाई का उस गांव वालों ने कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया है तो वो हमारा हुक्म जरूर मानेगा। तब आशा अपनी पावर इस्तेमाल करती है और रस्सियों को तोड़ देती है। उसकी आंख से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वो एक ही पंच में इन दोनों को निपटा देती है। दूसरी तरफ गोबुल चारों तरफ आशा को ढूंढ रही थी। वो फाइनली उसे ढूंढ लेती है और कहती है, आशा, लोगों को मारने का काम तुम हम पर छोड़ सकती हो। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। आशा कहती है, मैंने ट्विंस बनना कभी चूज नहीं किया, पर अब रास्ता मैं चुनूंगी और ये काम करने के लिए मेरे हाथ भी गंदे होंगे। वो यूरू से कहती है, तुम जिस प्यारी आशा को जानते थे वो अब नहीं रही। वो अब जा चुकी है। दूसरी तरफ गोबुल, वो कुछ घोड़ा और बैल के खिलौने को दफनाती है और बाकी लोग पूरी जगह के साफ सफाई में लग जाते हैं। तब डेरा वहाँ पर आता है और कहता है, क्या घर पर कोई मौजूद है? तो कागेमोरी क्लैन, माफ करना मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मेरा नाम है तडेरा रियू और मैं यहाँ यूरू को लेने आया हूँ। वो लोग जिनको सारी खबर देते हैं। जिन यूरू से पूछता है, दरअसल डेरा वो तुम्हें लेने आया है, तो बताओ तुम क्या करोगे? यूरू सोचता है कि आशा को कागेमोरी क्लैन पर भरोसा है और डेरा ने कहा था कि कागेमोरी क्लैन भरोसे के लायक नहीं, तो सही ये होगा कि उन दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की जाए। वो डेरा को अंदर आने के लिए कहता है और जिन अपने आदमी से कहता है, डेरा को सही सलामत अंदर ले आओ और इस बार किसी को मारना मत। आगे हम आसुमा को देखते हैं। वो कहता है, ये मेंशन इतना बुरी हालत में क्यों लग रहा है? कुछ हुआ था क्या? जिन कहता है, कई सारे बाहरी डीमन वेल्डर ने मेंशन पर हमला किया था और उन्होंने ये सब तबाही मचा दी। तो बताओ तुम अब तक कहाँ पर थे? आसुमा कहता है कि वो तो बस सो रहा था। जिन कहता है, तुम क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? यहाँ इतना शोर हुआ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? तब एक मोटा वहाँ पर आता है और कहता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या?
क्या यहाँ पर भूकंप आया था? तब आसुमा उसे बताता है कि कुछ लोगों ने ट्विंस पर हमला कर दिया था। मोटा कहता है, तो क्या आशा ठीक तो है ना? तुमने ट्विंस कहा, तो क्या यूरू भी यहाँ पर है? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना। आशा कहती है, दरअसल ये मेरे भाई के डीमंस है। राइट और लेफ्ट उसकी इन दोनों को देखते ही फट जाती है। आगे वो कहता है, माफ करना जिन, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाया। हमने मेंशन के आसपास बैरियर लगाए ताकि बाहर वाला कोई अंदर ना आ सके। जिन कहता है, और ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर अंदर घुसे कैसे होंगे। हमने एक को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मोटा कहता है, अब तो ये मेंशन भी सेफ नहीं रहा और मैं इसमें चैन से आराम भी नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके डैड की कार आ जाती है और उसके अंदर से उनका मास्टर निकलता है। वो कहता है, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में हो। तब उस गाड़ी में से डेरा निकलता है और कहता है, मैं हूँ तडेरा रिव। मास्टर कहता है, ये रास्ते में ही था, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी और ये तडेरा क्लैन से है। दरअसल ये यूरू का गार्डियन है। तो यूरू तुम ही हो। मैं हूँ कागेमोरी गेंजो, इस क्लैन का हेड। साले के हेड में तो बाल ही नहीं है। वो कहता है, मैंने तो तुम दोनों के बारे में कई बातें सुनी, तुम दोनों तो काफी कमाल के हो। आगे जिन सोचता है, तो ये तडेरा क्लैन से है जो कि हिगाशी विलेज के साथी थे और वो हिगाशी विलेज के लिए बहुत लॉयल है और आज तक उन्होंने हमारे सामने आने की कोशिश नहीं की। तो आखिर ये अकेला दुश्मन की टेरिटरी में बिना हथियार के कैसे आ गया? राइट पूछता है, क्या कागेमोरी और डेरा साथ मिलकर काम कर रहे हैं? यूरू कहता है, नहीं, मुझे जिन और उस टकले को देखकर लग रहा है कि वो दोनों डेरा को जान से मारना चाहते हैं। वो डेरा से कहता है, इसने मुझसे कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सील की पावर मिल सकती है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? राइट और लेफ्ट, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? डेरा कहता है, ये बात गांव के लेजेंड कहा करते थे, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तुम बड़े भाई हो। अगर कोई आशा के साथ कुछ करे और तुम्हें ब्लैकमेल करे, तब तुम अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपनी बहन को बचाओगे। ये जानकर भी कि तुम मर सकते हो, तब भी तुम उसे जरूर बचाओगे। अगर तुम्हें ये पता होता कि तुम एक बार मर के जिंदा हो सकते हो, तब तुम बहुत ज्यादा रेकलेस एक्ट करते। तब राइट और लेफ्ट यूरू से कहते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम जिंदा वापस आ सकते हो। और एक बात याद रखना, और 400 सालों में तुम हिगाशी विलेज के पहले ऐसे ट्विंस हो। और ये बात तुम्ही ने कही थी, इससे पहले वाले ट्विंस जिंदा वापस नहीं लौटे थे। टकला हेड कहता है, ठीक है, अब ये बातचीत यहीं पर रोकते हैं। तो यूरू, क्या तुम्हें भूख लगी है? यूरू कहता है, भूख तो लगी है। टकला कहता है, तो चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और बाकी बातें वहीं पर करेंगे। तो तुम दोनों जल्दी से हमारे लिए खाने का इंतजाम करो, तुम फिक्र मत करो, मैं उसमें जहर नहीं मिलाऊंगा। डेरा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आगे आशा ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि वो अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट करेगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8। अब ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। तब वो टकला घर की हालत को ऐसे देखकर घबरा जाता है। तब हारुओ कहता है, क्या मैं इसे ठीक कर दूं? वो अपने डीमन ब्लैक और व्हाइट को समन करता है और उनकी मदद से पूरी जगह को पहले की तरह बना देता है। इसका काम देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे और यूरू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पहले की तरह कैसे हो गया। तब वो अपने डीमंस के बारे में कहता है, इसका नाम है व्हाइट आउट और ये है इंक। व्हाइट की मदद से मैं किसी भी चीज को मिटा सकता हूँ और इंक की मदद से उसे फिर से बना सकता हूँ। दरअसल हागुरो वो एक मांगा राइटर है और उसका ऑफिशियल नाम है हिकारू। आगे डेरा उसे पहचान लेता है और कहता है, तो क्या वो मांगा राइटर तुम ही हो? मैंने तुम्हारे कई सारे फिल्में देखी। वो कहता है, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें वो फिल्में पसंद आई, लेकिन हागुरे मेरा पेन नेम है, मेरा असली नाम है कागेमोरी हिकारू। हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ा अलग है, तो इसीलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए मुझे वो पेन नेम इस्तेमाल करना पड़ा। इससे मैं अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकता हूँ। वैसे हम तीनों भाई है, मैं हूँ हिकारू सबसे बड़ा, बीच का है आसुमा और जिन जो सब में छोटा भाई है। हम सब सगे भाई है, लेकिन हमारी माँ अलग है, इसीलिए हम इतने अलग दिखते हैं। क्योंकि हारू सबसे बड़ा है, वो इस क्लैन का अगला हेड बनेगा। अगर तुमने उसके साथ दोस्ती बनाई तो तुम्हारा फायदा होगा। तब वो घबरा कर कहता है, मैं कभी भी इस क्लैन का हेड नहीं बनना चाहता, मैं बस शांति भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से मांगा पर काम कर सकूँ। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ। आगे डेरा कहता है, मैंने सुना है कि वो क्रिएटर बहुत बढ़िया स्टोरी लिखता है, तो मिस्टर मांगा का तुमने जो ये कला दिखाई है क्या ये सेफ है? वो कहता है, आसपास के रंग इसमें धीरे धीरे मिल जाएंगे और ये पहले की तरह नॉर्मल लगेगा। शायद मैंने इसमें डिटेल से काम नहीं किया, इसीलिए ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बन गया। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो
तो इसे थोड़ा स्मूथ होना चाहिए और ये मैट ये थोड़ी सी डैमेज होना चाहिए था, लेकिन ये तो एकदम नई जैसी है। तो ठीक है, मैं इसे पहले की तरह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा खाना खाएंगे। अब वो सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। हेड कहता है, देखो सीट में ऑर्डर की तरह बैठने की कोई जरूरत नहीं, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, क्योंकि हम सब यहाँ एक समान है। तब हम छोटे छोटे डीमंस को देखते हैं जो कि उस घर का काम कर रहे थे। आगे राइट और लेफ्ट कहते हैं, हमारे लिए सीट की कोई जरूरत नहीं, तुम तो जानते ही हो हम इंसानी खाना नहीं खाते। वो कहता है, तुम लोग भी हमारे मेहमान हो और हम सभी के साथ एक समान रहते हैं। और फिर सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। जिन डेरा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें योरू यहाँ पर मिलेगा, लेकिन डेरा इस सवाल का जवाब नहीं देता। जिन पूछता है, इस मेंशन पर कल रात बहुत सारे हमले हुए, तो क्या उन लोगों को हिगाशी विलेज ने भेजा था? डेरा कहता है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और हम लोग कागामोरी हेडक्वार्टर पर क्यों हमला करेंगे? जिन कहता है, टाइमिंग तो देखो, ये तभी हुआ जब यूरू यहाँ पर आया। दूसरी तरफ यूरू वो बस मजे से खाना ठूस रहा था। जिन कहता है, मैंने सुना है कि टाडेरा क्लैन बैरियर के आर पार आसानी से जा सकते हैं। डेरा कहता है, दूसरों के बैरियर के आर पार कैसे जाना है ये मुझे नहीं पता। वैसे आशा, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? ये लोग तुम्हें तंग तो नहीं करते? वो कहती है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने मेरी परवरिश अच्छे से की है और मैं इस मैंशन में सेफ हूँ और यहाँ पर असैसिन के हमले नहीं हुआ करते थे, मतलब अब तक तो नहीं। गॉबल कहती है, अगर तुमने मेंशन के बाहर कदम रखा तब तुम्हें दुश्मन चारों तरफ से घेर लेंगे। डॉक्टर कहती है, मैं कभी नहीं चाहती कि आशा मेंशन से दूर जाए, लेकिन क्या करे, हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए उसे बाहर जाना ही पड़ता है और वहाँ की सिक्योरिटी यहाँ से बहुत कम है। आशा कहती है, जब मैं हॉस्पिटल गई थी तब मुझे हिगाशी विलेज के लोगों ने पकड़ लिया था। डेरा पूछता है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? वो कहती है कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है। हिगाशी विलेज के एजेंट्स की वजह से मैं हर बार स्ट्रेस में रहती हूँ, तो इसीलिए ये बीमारी मुझे लगी है। डेरा कहता है, माफ करना, मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं। आशा कहती है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हुआ करते हैं और उन हमलों की वजह से उन लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। डेरा कहता है, देखो इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं, पर फिर भी मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वैसे आशा, तुम्हारा फैमिली रजिस्टर कैसा दिखता है? और बिना इंश्योरेंस कार्ड के हॉस्पिटल वाले तो बहुत लूटते होंगे ना? आशा कहती है, मैंने अब तक रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि मेरी मॉम इसी शहर से बिलोंग करती है, तो मुझे लगा कि रजिस्टर करना आसान होगा, लेकिन किसी ने उन पर अचानक हमला कर दिया, तब से लेकर अब तक वो लोग गायब है। वो कहता है, तो क्या तुम्हारे मॉम डैड लापता है? क्योंकि मैं हिगाशी विलेज से हूँ, तो ये बात अब तक मुझे भी पता नहीं थी और जहाँ तक मुझे लगता है इस काम में हिगाशी विलेज का कोई हाथ नहीं। हेड कहता है, तुम चाहते हो कि हम तुम पर भरोसा करें? वो कहता है, जो भी हमारे टेरिटरी में कदम रखता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी पर हमला नहीं किया और मैं भी हिगाशी विलेज के कई सारे रूल पर भरोसा नहीं रखता। तुम तो देख ही सकते हो मैं यहाँ बिना हथियार के यूरो को लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कागेमोरी में से किसी ने किया होगा? मैंने सुना है कि तुम लोगों में भी एक ही नहीं है, तो बताओ कागेमोरी क्लैन का हेड इन जुड़वाओं के साथ करना क्या चाहता है? हेड कहता है, जब भी इस दुनिया में पावर्स वाले ट्विंस पैदा होते हैं तभी से इस दुनिया में केओस मचता है। हम तो ब्रेक और सील इन दोनों के बिना ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि आशा और यूरू वो दोनों आखिरी जुड़वा हो। वो गांव बहुत पुराने ख्यालों का है और उनका सपना इस दुनिया पर राज करना है, लेकिन अब वक्त बदल गया और इसीलिए हमें उन लोगों से दूर रहना होगा। आसुमा कहता है, मेरा मानना ये है जिन लोगों के पास भी ये पावर पहुँचती है वो इन पावर का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहिए, ताकि इस दुनिया में शांति बनी रहे, क्योंकि ये शक्तियाँ ऊपर वालों ने उन्हें दी है। डेरा कहता है, तो क्या कागेमोरी क्लैन इन पावर को कंट्रोल करना चाहता है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वो गांव ब्रेक और सील जैसी पावर को बना सकता है और हम चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं सकते, तो इसीलिए इन पावर को उनके हाथों में होना चाहिए जो उसे कंट्रोल कर सके। आगे यूरू कहता है, तो राइट और लेफ्ट, जब मैंने पूछा कि क्या हम शापित बच्चे हैं जो दुनिया को खत्म करने के इरादे से आए हैं, तब तुमने सीधा मना कर दिया। तुमने कहा लोग हमारी पावर का इस्तेमाल करके जंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें जीना चाहिए। तो तुम्हारा शुक्रिया। तो ये लड़की सबसे माफी मांगेगी, इसने गांव पर हमला किया था तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो उन चीजों के लिए माफी मांगती है जिसमें उसकी गलती नहीं थी, तो फिर वो कौन है जो उसे उतना शर्मिंदा महसूस करवा रहा है? किसको लगता है कि हर चीज में उसकी गलती है? हमें ऐसे छिपकर रहने की क्या जरूरत है? कौन डिसाइड करेगा कि हम कैसे जिएंगे? अगर कागेमोरी एकजुट नहीं है तो फिर बाकी लोगों को भी यहाँ जो बात हुई उसके बारे में पता चल जाएगा। तो डेरा, मैं चाहता हूँ कि हिगाशी विलेज भी ये बात सुने। तो आज से मैं कभी भागूंगा नहीं और कभी छुपूंगा नहीं। मुझे इसकी घंटा परवाह नहीं कि कौन हिगाशी विलेज से है और कौन कागेमोरी
कागेमोरी क्लैन से अगर कोई भी मुझे मारना चाहता है तो सीधा आकर मुझसे लड़ सकता है, और जब मैं उसे हराऊंगा तब उससे मैं सारी जानकारी को हासिल करूंगा और सबसे बदला लूंगा। तब आशा उठकर कहती है, देखो भाई, तुम कितने बड़े गधे हो। तुमने कहा कि तुम भागोगे नहीं और छुपोगे नहीं। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि लोग जब तुम्हें टारगेट करेंगे और तुम पर बार बार हमले करेंगे तब कैसा महसूस होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वो झेलो जो मैंने झेला है, तो तुम्हें भागकर कहीं छुप जाना चाहिए। अपनी जिंदगी को ऐसे खतरे में मत डालो। राइट और लेफ्ट जरा इसे समझाओ तो। लेकिन वो दोनों लड़ाई की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, हम तो बस उनके गुलाम हैं और हम वही करेंगे जो वो चाहते हैं। गोबल कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम जो बोझ अकेले उठा रहे हो, तुम्हारा भाई उसमें का बोझ आधा अपने सर पर लेगा। आशा कहती है, मैं जानती हूँ कि वो कैसा है और वो किसी की नहीं सुनता। वो हेड कहता है, तो यूरू, मैं चाहता हूँ कि तुम कागेमोरी क्लैन को ज्वाइन करो। इससे तुम यहाँ पर सेफ रहोगे और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन यूरू वो साफ मना कर देता है और कहता है, तुमने हिगाशी विलेज को बुरा भला कहा, लेकिन मैं उसी गांव में पैदा हुआ था और मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स थे। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे के साथ नहीं मिलूंगा जिसने मेरे गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और मैं जानता हूँ कि तुम हमारे मॉम डैड को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं अपने तरीके से उन्हें ढूंढूंगा और आज से मैं और डेरा उन्हें ढूंढेंगे। डेरा कहता है, देखो, मैं चाहता हूँ कि हम लोग छुप कर काम करें। वैसे मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ तो मेरा फर्ज है कि तुम्हारी जान की रक्षा करना। तो क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? आशा कहती है, लेफ्ट राइट और डेरा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई की रक्षा करो और हमेशा उसके साथ रहो। अब वो लोग गेट के पास आते हैं। आशा कहती है, मैं बस यहीं तक आ सकती हूँ। अगर मैं उसके बाहर कदम रखूंगी तो वो लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं। यूरू सोचता है, वो इस गेट के अंदर आसानी से रह सकती है। ये भी उसी पिंजरे की तरह है, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा है। आगे आशा यूरू को मॉम डैड की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहते हैं, क्या ये एक फोटो फ्रेम है? आगे वो अपने भाई के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हम किसी भी मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यूरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो इस मोबाइल को देखकर इम्प्रेस हो चुका था। आशा इस बात को लेकर खुश थी कि उसने अपने भाई के साथ फोटो खींच ली। राइट कहता है, क्या तुम प्लीज हमारी भी एक फोटो लोगे? वो उनकी फोटो तो क्लिक करती है क्योंकि वो डीमंस है, तो इसीलिए वो कैमरे में दिखाई नहीं देते। यूरो कहता है, क्या मैं मॉम डैड की फोटो देख सकता हूँ? उन दोनों ने तो यहाँ के कपड़े पहने हैं और वो दिखने में कितने अजीब लग रहे हैं। मैंने तो उन्हें 10 साल से नहीं देखा, पता नहीं वो अब किस हालत में होंगे। आशा कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो सही सलामत होंगे। मैं इस फोटो को तुम्हें भेज सकती हूँ। तो बताओ, तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हारा एड्रेस क्या है? यूरू कहता है, मैं तो गुंतामा गाँव में रहता हूँ, लेकिन एड्रेस तो मुझे पता नहीं। आशा सोचती है, मैंने अपने भाई का एड्रेस लेने का मौका गवा दिया। वो डेरा से एड्रेस पूछती है, तब डेरा कहता है, सॉरी, मैं कागेमोरी क्लैन को अपना एड्रेस नहीं बता सकता। जिन कहता है, अगर इनके मॉम डैड के बारे में पता चला तो हम उस जानकारी को यूरो तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए हमें एड्रेस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कम से कम तुम अपना मोबाइल नंबर तो दे सकते हो ना। लेकिन डेरा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, पर वो कहता है, अगर हमें जरूरी जानकारी शेयर करनी पड़ी तो हमें किसी तरह का कांटेक्ट करने का जरिया ढूंढना चाहिए। तब जिन डेरा को एक कार्ड देता है। ये कार्ड एक गर्ल्स बार का था। वो कहता है, ये कागेमोरी क्लैन का एक बार है, अगर तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी हो तो सीधा यहाँ चले आना और इस कार्ड की मदद से तुम वो जानकारी हम तक पहुँचा सकते हो। अब डेरा इस कार्ड को पाकर खुश हो चुका था। जिन सोचता है, जरूर ये वहाँ पर जाकर मजे से दारू पिएगा, जिसका बिल हम लोगों को भरना होगा। आगे डेरा और बाकी लोग बैरियर के बाहर चले जाते हैं। तब आशा कहती है, मॉम और डैड तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी वो ग्रैनी यामाहा वो वहाँ पर आ गई, इसीलिए वो चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाए। उन्होंने वहाँ तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। तब यूरू दूसरी तरफ मुंडी कर रोने लगता है और कहता है, यहाँ पर आने का कुछ तो फायदा हुआ, ये जानकारी मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। और वो जाने लगता है। तब आशा तेजी से जाकर उसे गले लगा लेती है, उसके पीठ पर हाथ रखकर कहती है, तो भाई अपना ख्याल रखना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ यूरू वो नीचे गिर जाता है और कहता है, मैं कितना लापरवाह हो गया, वो तो मुझे अभी खत्म कर देती और मैं अब तक मर चुका होता। इसमें कोई शक नहीं कि वो आशा है, क्योंकि वो बचपन में भी ऐसे ही किया करती थी। वही मेरी असली बहन है। दूसरी तरफ आशा
आशा वो जिन से कहती है प्लीज उन पर नजर मत रखो, भरोसा बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ टकला कहता है लगता है राइट और लेफ्ट वो ब्रेक और सील की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह पावर ऑफ सील को हासिल करना होगा। अगर यूरू को कुछ हो जाता है तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तब न जाने उनके साथ क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। तब आसुमा एक तितली की मदद से यूरू पर नजर रखता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 9। अब ये सभी लोग उस मेंशन से बाहर आ चुके थे और डेरा कार्ड को देखकर मन में सोचता है कि वो वहाँ पर जाकर जमकर दारू पिएगा। वो उन सभी से कहता है हम अभी शहर के बीच में है, तो चलो चलकर थोड़े मजे करते हैं और इस दुनिया को समझते हैं। वो उन सभी को एक बोट में घुमाता है और फिर ट्रेन से सफर करवाता है। बाद में वो लोग घोड़ों की रेस देखने जाते हैं और डेरा अपने सारे पैसे वहीं पर हार जाता है। बेचारा कितना अनलकी है, बिल्कुल मेरी तरह। आगे यूरू कहता है तुमने वो घोड़े देखे, वो कितने ताकतवर है और जिस घोड़े ने वो रेस जीती आखिर उसकी कितनी कीमत हो सकती है। तब डेरा मना कर देता है और कहता है अगर ऐसा करेंगे तो हाना मुझे डिवोर्स दे देगी, इसके बदले मैं तुम्हें कोई जरूरी चीजें खरीद के देता हूँ। तब यूरू को कई सारे एरोस चाहिए थे, अगर उसे ढंग का मटेरियल मिल जाए तो वो एरो खुद ही बना सकता है। तो इसीलिए वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। डेरा कहता है तुम्हें जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएगी, तो बताओ एरो बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तब यूरू कहता है एक चाकू, छोटे से बाम्बू और छोटी रस्सी, और मुझे हिरन की स्किन चाहिए, उसे उबालने से उसमें से ग्लू निकलता है। तब डेरा उसे एक ग्लू ला कर देता है और कहता है इसके लिए हमें किसी भी हिरन को मारने की कोई जरूरत नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं और बिल बनाने के लिए काउंटर पर आते हैं। तब वो लड़की इन डीमंस को देख सकती थी, वो डरते हुए इनका बिल बना लेती है। उनके जाने के बाद अपने मैनेजर से कहती है आज मुझे अजीब चीजें दिख रही है, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उसका बॉस बहुत खड़ूस था तो उसे छुट्टी नहीं देता। राइट कहता है शायद वो लड़की हमें देख सकती है, लगता नहीं कि वो डीमन वेल्डर होगी। डेरा कहता है कभी कभी नींद पूरी न होने की वजह से वो डीमंस को देख सकते हैं। आगे वो यूरो के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। तब यूरो को एक ब्लैक ड्रेस पसंद आता है और वो कहता है इस कलर से खून के छींटे दिखाई नहीं देंगे, और बताओ आखिर वो चीज क्या है। तब डेरा कहता है कि वो है अंडरवेयर, इसे कपड़े के अंदर पहना जाता है। तब यूरो कहता है हाँ याद आया, कुछ समय पहले एक आदमी ने मुझ पर हमला किया था, तब मैंने उसे वहीं पर खत्म कर दिया था। मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे कपड़े आखिर कहाँ मिलते होंगे। और उसकी स्किन वो एकदम क्लीन थी। बड़े लोग जो जंगल में रहा करते हैं उनके हाथ उतने साफ नहीं होते, लेकिन उनके हाथ बहुत साफ थे, बिल्कुल तुम्हारे ही हाथों की तरह। इसका मतलब वो सभी लोग जंगल से दूर रहा करते होंगे और उनमें से एक ने बिल्कुल ऐसे ही अंडरपैंट पहने हुए थे। क्या ये उनके पैंट निकाल कर चेक कर रहा था। वो लोग पहाड़ पर मुझे मारने के लिए आए थे। राइट और लेफ्ट कहते हैं कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि गाँव वालों ने तुम्हें मारने के लिए बाहर के लोगों को हायर किया होगा। अगर कोई बाहर वाला तुम्हें मार दे तब तुम्हें सील की पावर मिल जाएगी और फिर वो गांव वाले इस पावर का इस्तेमाल खुद के लिए करेंगे। यूरू कहता है हमें ये नहीं पता कि उन असैसिन को गांव वाले ने ही भेजा है, पर फिर भी मुझे उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं। डेरा कहता है हिगाशी विलेज के बैरियर के अंदर कैसे घुसना है इसके बारे में बस कुछ ही लोगों को मालूम है, इसका मतलब हमें ज्यादा लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। यूरू कहता है हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें जिंदा पकड़ेंगे। जब कोई शिकार करने निकलता है तब उसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जिससे वो शिकार को आसानी से दबोच सके। तो डेरा हमारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन डेरा को ये बात पहले से ही पता थी कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं, कहीं वो कागे मोरिस के तो नहीं है। कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। आगे यूरू कहता है हाँ ठीक है, तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें ढूंढे, तो फिर तुमने अपनी फोटो आशा को क्यों लेने दिया। उस फोटो की मदद से वो लोग तुम्हें ढूंढ सकते हैं। वो कहता है उस बड़े से मेंशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए होते हैं, तो जाहिर है तो किसी न किसी कैमरे में मेरा चेहरा जरूर आया होगा, और ये बात मुझे पहले से ही पता थी। दूसरी तरफ आशा उन फोटोज को देख रही थी और फिर वो डेरा के फोटो को एडिट करके वहाँ से हटा देती है। तब जिन वहाँ पर आता है और पूछता है तुमने डेरा की फोटो ली थी है ना। वो कहती है मैंने तो उसकी एक भी फोटो नहीं ली, मेरे पास तो सिर्फ मेरे भाई की फोटो है। जिन कहता है तो हारुओ जाकर सभी सिक्योरिटी कैमरे को चेक करो और डेरा की फुटेज निकालो। आशा कहती है अगर उन कैमरे में मेरी भाई की फोटो दिखाई दे तो उसे मुझे भेज देना,
आगे वो उन दोनों कैदियों से पूछताछ करते हैं और वो लोग अपनी कॉल हिस्ट्री उन्हें दिखाते हैं। उन्हें किसी अनजान इंसान ने रात के 12 बजे कॉल किया था। हारू कहता है, आधी रात को हम तो उस वक्त यूरू से लड़ रहे थे, बाद में हम लोगों ने उसे अपने साथ ले आए। जिन पूछता है, आखिर तुम मैनर में किस वक्त घुसे थे? वो कहता है, हम लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच घुसे थे। इस मैनर के चारों तरफ एक बैरियर है और सिर्फ क्लैन मेंबर ही गेट के आर पार जा सकते हैं। टकला कहता है, तो क्या किसी कागेमोरी ने तुम्हें गेट के अंदर आने दिया? वो कहता है, वहाँ पर सिर्फ ब्रेडरी आकाशिमा ही मौजूद था और तब वेस्ट गेट खुला था, उसी से हम आसानी से अंदर घुस पाए और हमें बताया गया था कि अंदर बहुत सारे डीमन मौजूद है, इसीलिए हम सभी एक साथ अंदर घुस गए। तब जिन उन्हें रोकता है और कहता है, तुमने कौन सा गेट कहा? दरअसल इस मैनर में कहीं भी वेस्ट गेट नहीं है और पूरी वेस्ट साइड तरफ एक बड़ी सी दीवार है। तब फुरियो की लड़की के दोनों डीमंस को पकड़ लेता है और उनकी सारी कुंडली को पढ़ने लगता है। वो बताती है कि उनका अभी का मास्टर टाचिकावा माकोटो है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉलेज का नाम, वो कहाँ पर रहती है। दरअसल उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसने ये काम करने के लिए राजी हो गई। ये सारी बातें वो डीमन उन्हें बता देता है। इस बंदे के पास 2 डीमन है, विस्पर और एम्ब्रेंस, जिसकी मदद से वो डीमन को छूकर उन डीमन की सारी जानकारी को हासिल करता है और उसके मास्टर की भी सारी जानकारी उसके पास आ जाती है। आगे वो आशा के डीमन को पकड़ता है और कहता है, इसका पुराना मास्टर है हामुरा कुनिची और वो एक सट्टेबाज है, जिसकी वजह से उसके सर पर बहुत कर्जा हो गया, इसीलिए वो इस काम के लिए मान गया। और वो कहता है, ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस बंदे का नाम है कुरोया फ्यूकी और ये किसी भी डीमन को छूकर उसके बारे में सारी जानकारी को हासिल कर सकता है। टकला कहता है, इसका मतलब तुम दोनों बस मामूली इंसान हो और तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है इसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। वो कहते हैं, तो क्या तुम हमें सजा नहीं दोगे? टकला कहता है, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, वो भी अपनी पूरी जान लगाकर। क्या तुम्हें अपने माँ के दवाई का पैसा नहीं भरना? हम तुम्हें बदले में पैसा भी देंगे और तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। आगे वो आदमी के सर पर पैर रखता है और कहता है, अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, तो पहले साफ सफाई से शुरुआत करो। आगे वो कहता है, वो दोनों बुरे लोग नहीं है और हम उनके फैमिली के बारे में भी जानते हैं, वो हमारे लिए काम के साबित हो सकते हैं। कुरियो पूछता है, हमने जो डीमन बिल्डर को पकड़ा है उनका क्या करे? टकला कहता है, उस हमले में जितने भी डीमंस मरे हैं उनके मास्टर को नए डीमन के साथ कांटेक्ट करवाओ और उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। अगर उनके मास्टरमाइंड के बारे में पता चले तो उन्हें और बाकी सभी को वहीं पर खत्म कर दो। आगे वो आदमी आशा से कहता है, क्या तुम वो डीमंस मुझे वापस दे सकते हो? चलो मैं उनका नाम भी रख देता हूँ। और वो 2 क्यूट से नाम लेता है जो थे ओहागी और डाइफोकू। अब ये नाम सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है, तो तुम बताओ तुम्हारे डीमंस का क्या नाम है? गॉबल कहती है, इसका नाम है जो विलियम फेडरिक गैब्रियल 1 और दूसरे का नाम क्रिक डगल्स अलुड ग्लेव गैब्रियल 2। आखिर डीमंस का इतना मुश्किल नाम कौन रखता है? ये बात मैं नहीं बल्कि वो पूछता है और गुस्से में आकर वो डीमंस उसका सर चबाने लगते हैं। आशा कहती है, उसने तुम्हारा क्यूट सा नाम रखा, तो क्या तुम उसके साथ जाना चाहोगे? तब वो दोनों जाने से सीधा मना कर देते हैं। गॉबल पूछती है, अगर ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे तो ब्रेक को इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? आशा कहती है, शायद उसे भी ये दोनों पसंद आ गए होंगे। वो कहती है, तो क्यों ना तुम इन्हें हमेशा के लिए रख लो, अगर तुम इनके साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। हो सकता है कि महल के अंदर और भी दुश्मन मौजूद हो। आगे एक बंदा कॉल पर किसी से कहता है, जब शेड्यूल चेंज हुआ तो मैं तो बहुत डर गया था, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना नाकागामी। लड़की कहती है, अगली बार हम क्या करेंगे? क्या हम और लोगों को हायर करें? अगर तुम चाहो तो मैं और लोगों का बंदोबस्त कर सकती हूँ। वो कहता है, नहीं, अब मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे पता चल गया है गैबी और आशा वो एक्चुअली बहुत काम के है, तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। इस बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरे सारे असिस्टेंट वो बीमार पड़ गए थे और मैंने फाइल्स को भी खो दिया था, तो इसीलिए हम शेड्यूल पर सही से नहीं चल रहे थे। लड़की कहती है, इस बार तो हम बार बार बच गए। प्रिंटर्स के साथ बात करना वो इतना आसान काम नहीं। वो कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब मुझे और असिस्टेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि गैबी और आशा उन्होंने मेरे पेजेस को खत्म करने में मेरी मदद की और वो दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं। वो कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें पैसे जरूर दोगे। वैसे बताओ, तुम्हारे रूम में इतना अंधेरा क्यों है? तुम तो इविल ऑर्गेनाइजेशन के एक बॉस लग रहे हो।
वो कहता है माफ करना, हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है जिससे यहाँ की पावर ठीक से काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ यूरू वहाँ के ड्रेस को ट्राई कर रहा था और फिर वो शॉपिंग करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो कहता है मैंने बिना पूछे तुम्हारी वो चाकू ले ली और उसे कागेमोरी मैनर में ही भूल गया, इसके लिए माफ कर देना। डेरा कहता है अगर तुम उस चाकू को लेकर ऐसे ही सड़कों पर घूमते फिरोगे तो हम बड़ी सी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अच्छा हुआ कि वो वहीं रह गई। अगर तुम्हें हथियार ही चाहिए तो चलो मैं तुम्हें बहुत सारे हथियार दिखाता हूँ और वो जगह पास में ही है। राइट कहता है जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उन्हें भी तुम्हारी जगह के बारे में पता चल जाएगा, तो क्या हम उन्हें यहीं पर खत्म कर दे? तब डेरा कहता है नहीं, उन्हें पीछा करने दो, मैं उस जगह को बस छोड़ने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग इनका पीछा करने लगते हैं। डेरा यूरू को एक कमरे में ले जाता है और तब हम वहाँ पर बहुत सारे वेपन को देखते हैं जहाँ पर कई सारे एडवांस वेपन रखे गए थे, लेकिन यूरो को तो बस एक कुराडी पसंद आती है। बाद में वो तीनों आगे आकर कहते हैं तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं और इस लोकेशन के बारे में बॉस को बताते हैं। तब डेरा कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले चाय पानी तो पी लो। वो डीमंस इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर गहरा धुआं होने लगता है। डेरा कहता है टाडेरा क्लैन के लास्ट हाउस में तुम्हारा स्वागत है। ये दुनिया और बाहरी दुनिया, इन दोनों के बीच एक पतली सी दीवार है और यहाँ पर सिर्फ मैं वो अकेला हूँ जो इस दीवार के आर पार कभी भी आ जा सकता हूँ। तुम्हारी तरह नया बंदा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। एक भी गलत कदम और फिर तुम हमेशा के लिए यहीं पर खो जाओगे और तब तक भागते रहोगे जब तक कि तुम मर नहीं जाते। तब हम एक आदमी की डेड बॉडी देखते हैं। डेरा कहता है ये भी एक कागेमोरी का एजेंट है जिसने मेरा पीछा किया था और अब देखो इसकी हालत कैसी हो गई। इसके जैसे यहाँ पर कई सारे मौजूद है। अगर तुम भी अपना हाल ऐसा करना नहीं चाहते तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? तब राइट कहता है डेरा मैं कुछ डीमन को सेंस कर सकता हूँ। डेरा कहता है हाँ, वो टाडेरा क्लैन के डीमंस है और वो ऐसी जगह को क्रिएट कर सकते हैं जिसे लास्ट हाउस कहते हैं, जिस तरह तुम हिगाशी विलेज के अंदर घुसते हो। तब राइट बीच में कहता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर दूसरे डीमंस है। और फिर अचानक उस लड़के की मुंडी गायब हो जाती है। तब हम बड़े से एक हाथ को देखते हैं और वो डीमन धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है। उसके दोनों हाथ बहुत बड़े थे और पैर बहुत छोटे और फिर तभी एक पैर आकर दूसरे आदमी को खत्म कर देता है और उस डीमन के दोनों पैर वो बहुत लंबे थे और हाथ बहुत छोटे। वो कहते हैं कई दिनों बाद राइट और लेफ्ट के साथ मुलाकात हो ही गई। लेफ्ट कहती है तो डेरा इन दोनों को लो और थोड़ा पीछे हट जाओ। वो टेनगा और आशिनागा है, तुम दोनों उनके सामने टिक नहीं पाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 10। शुरुआत में हम उस बुढ़िया को देखते हैं। डेरा उसे उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर प्यार से समझाने के बाद वो बुढ़िया उठ जाती है। वो उससे कहता है क्या तुम चल सकती हो, यहाँ पर बहुत खतरा है तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। वो बुढ़िया उन डीमंस को देखकर डर जाती है। ये देखकर यूरू समझ जाता है इसका मतलब ये दोनों इसके डीमन नहीं है। अगर होते तो वो उनके दोस्तों को नहीं मारते, इसका मतलब ये दोनों थर्ड पार्टी है। डेरा कहता है आखिर वो दोनों लास्ट हाउस के अंदर घुस कैसे पाए, तो बताओ क्या तुम उन्हें जानते हो? राइट और लेफ्ट कहते हैं हम इनसे कई सौ साल पहले मिले थे। उस समय एक साधु था जिसके पास सील की पावर थी और हमने तो बस उसकी मदद की थी। उसने अपनी पावर से इन दोनों को उस पहाड़ में सील कर दिया था। तो बताओ तुम उस पहाड़ से बाहर कैसे निकले? वो डीमन कहते हैं हमारा मास्टर वो बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें कुछ दिन पहले ही आजाद किया है। हजारों सालों बाद अब फाइनली हम आजाद है और हम वो बात अब तक नहीं भूले। तो बताओ वो साधु कहाँ पर है? लेफ्ट कहती है हमें कुछ नहीं मालूम, हमने तो सुना था कि वो अब भी उस पहाड़ पर ही है। तब डेरा को पुरानी बात याद आती है कि लंबे पैर और लंबे हाथ वाले डीमन वो खेत में हमेशा तबाही मचाया करते थे और झील के पानी को उठाकर पूरे के पूरे गांव को ही बहा देते थे। वो डीमन चिढ़कर कहते हैं वो कमीने गांव वाले वो हमारे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हम ऐसा कभी नहीं किया करते थे, ये सब झूठी बातें हैं। हम तो बस कुछ लोगों को खाया करते थे क्योंकि बच्चों का मांस वो बहुत टेस्टी होता है और देखो टेस्टी खाना तो
हमारे सामने ही खड़ा है। तो बताओ तुम में से राइट और लेफ्ट का मास्टर कौन है? अगर राइट और लेफ्ट यहाँ पर है, इसका मतलब वो ट्विंस का जन्म हो चुका होगा और ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी के पास सील की पावर हो। पिछली बार की तरह इस बार हम सील नहीं होंगे। तब डेरा चिल्लाकर कहता है, तो राइट और लेफ्ट जल्दी जाओ और उन दोनों को सबक सिखाओ। अब ये दोनों उसका प्लान समझ जाते हैं और कहते हैं, तो मास्टर तुम फिक्र मत करो, हम इन दोनों की चटनी बना देंगे। डेरा वहाँ से भागने लगता है। वो डीमन डेरा का पीछा करते हैं और कहते हैं, हम उस लड़के को बाद में खाएंगे, तो चलो पहले इसे खत्म करते हैं। तब राइट और लेफ्ट इन दोनों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो डीमन वो बहुत खतरनाक थे, वो इन पर भारी पड़ने लगते हैं। तब डेरा पिस्टल से उन पर फायरिंग करता है और वो डीमन उसकी गन ही काट देता है। अब इनकी ये लड़ाई में वो डीमन समझ जाता है कि ये लोग सील की पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब सील की पावर इनके पास नहीं है। तो सील और वो साधु यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अब हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं और हम इस मौके का 1200 साल से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेरा वो यूरू के पास आ जाता है। तब यूरू उससे पूछता है, तुमने उनसे झूठ क्यों कहा कि तुम लेफ्ट और राइट के मास्टर हो? अब वो तुम्हारा पीछा करेंगे। डेरा कहता है, यही तो प्लान है। पहली बात कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ और दूसरी बात मैंने तुम्हारे बहन से वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यूरू उसे बताता है कि वो भी एक फाइटर है और वो खुद भी लड़ सकता है। वो बुढ़िया कहती है, तो क्या तुम टेनगा और आशिनागा से लड़ने की सोच रहे हो? तुम जानते हो ना कि वो कितने पावरफुल है। डेरा उससे पूछता है कि तुम कागेमोरी के साथ हो या फिर हिगाशी विलेज के साथ? तब वो कहती है कि वो कागेमोरी क्लैन से है। यूरू पूछता है, सभी कागेमोरी एक जैसे नहीं है, तो तुम किस कागेमोरी के साथ हो? वो कहती है, मैं सेकंड सन आसुमा उसके साथ हूँ और मुझे सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तब हम उस बटरफ्लाई को देखते हैं। ऐसे ही बटरफ्लाई आसुमा के पास भी थी और ये उसके डीमन का एक छोटा सा हिस्सा है। डेरा कहता है, इसका मतलब बुढ़िया हमें मारने नहीं आई थी, तो क्या तुम भी डीमन बिल्डर्स हो? तो हमारी मदद करो और अपने डीमन को यहाँ पर बुलाओ। वो यहाँ पर अपने डीमन अपने साथ लेकर नहीं आई थी। अगर वो उन्हें साथ लेकर आती तो राइट और लेफ्ट उन्हें ट्रैक कर लेते। आगे वो कहती है, तुमने कहा कि ये जगह लास्ट हाउस है, तो क्या हम इस जगह को छोड़कर भाग नहीं सकते? डेरा कहता है, नहीं, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अगर इनके डीमन के मास्टर को पता चल गया कि इस जगह पर आते कैसे है और यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब यूरू कहता है, तो मैं जाकर उनके मास्टर को ढूंढता हूँ। अगर वो डीमन यहाँ पर है तो उसका मास्टर भी यहीं कहीं होगा। डेरा कहता है, क्योंकि वो तुम्हें एक बच्चा समझते हैं, तो वो तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं राइट और लेफ्ट की मदद से उन दोनों का ध्यान अपने ऊपर रखूंगा। तब तक तुम जाकर उनके मास्टर को ढूंढो। तब यूरू उस बुढ़िया की मदद मांगता है और फिर वो बुढ़िया कई सारे चाकू निकालती है और कहती है, मैं इन चाकू से घर पर अपने पति के लिए खाना बनाती हूँ, तो चलो आज इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई में वो लंबे हाथों वाला डेरा को नोटिस कर लेता है और फिर उस पर हमला करना शुरू कर देता है और वो बड़ी मुश्किल से उन हमलों को डॉज कर पाता है। राइट बीच में आकर डेरा की मदद करता है और फिर वो डीमन राइट के पैर पकड़कर घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। दरअसल डेरा वो अपने लिए हथियार लेने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ यूरू और बुढ़िया इन डीमन के मास्टर को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। तब उन्हें बस कई सारी लाशें दिखाई देती है जो यहाँ वहाँ बस पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ वो डीमंस ने राइट और लेफ्ट को पकड़ लिया था और वो चाहकर भी उन्हें मार नहीं पा रहे थे। तो वो कहते हैं कि वो पहले उनके मास्टर को मारेंगे और फिर तभी अचानक उस लंबे पैर वाले की आँख ही गायब हो जाती है और तब हम देखते हैं डेरा को वो स्नाइपर लेकर दूर से उन्हें निशाना बना रहा था। वो कहता है, क्योंकि तुम हजारों साल से कैद थे तो इसीलिए तुम्हें इन हथियारों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। और फिर वो दूसरे डीमन के पैर में गोली मारता है और उस लंबे पैर वालों के दूसरे आँख को भी फोड़ देता है। अब ये कुछ समझ पाते इससे पहले राइट और लेफ्ट उन्हें घुमा घुमा कर एक दूसरे के ऊपर ही दे मारते हैं और फिर वो दोनों डीमन एक साथ काम करने का डिसाइड करते हैं और वो उस मोटी को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, औरतें मर्दों से थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, अगर हमने इसे खा लिया तो हम पहले की तरह ठीक हो जाएंगे, तो लॉन्ग लेग पहले तुम इसे खा लो। अब वो उस बुढ़िया को बस खाने ही वाले थे। तब वो बुढ़िया घबरा कर इन दोनों को सब कुछ बता देती है कि वो लड़का ट्विन में से एक है और उसे मिलने वाली
वाली है सील की पावर, डीमन कहते हैं। तो इसका मतलब वो लड़का यहीं पर है और उसे अब तक सील की पावर मिली नहीं, पर फिर भी हमें पहले खुद को ठीक करना होगा। तो हम पहले तुम्हें खाएंगे। तब यूरू कुराडी से डीमन के हाथ पर मारता है और कहता है उस बुढ़िया को जाने दो, क्योंकि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ और मैं राइट और लेफ्ट का असली मास्टर हूँ, वो डीमंस कहते हैं। तो क्या ये लड़का राइट और लेफ्ट का असली मास्टर है और इसने कहा कि इसे सील की पावर मिलने वाली है, तो इसका मतलब इसे अब तक पावर नहीं मिली। तो अब हम क्या करें? अगर हमने इसे मारा तो इसे सील की पावर मिल जाएगी। हम दोबारा से सील नहीं होना चाहते और हम इसे दोबारा मार नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट यहीं पर है। आगे यूरू कहता है तो राइट और लेफ्ट तुम अब कुछ नहीं करोगे, इन दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा और जब तक मैं ना कहूँ तुम जरा भी मत हिलना। और वो दोनों इसकी बात मान लेते हैं। आगे वो डीमन यूरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यूरो को पकड़ नहीं पाते। अब लॉन्ग लेग के पास आंखें नहीं थी, तो फिर वो यूरो को देख कैसे पा रहा था? इसका वो जवाब देता है कि उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग आर्म मेरे लिए आंखों का काम करती है। हम दो जिस्म एक जान है, जिस वजह से हम एक साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। वो एक के बाद एक यूरो पर हमले करते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत हिल रहे थे, तो इसीलिए डेरा ठीक से शॉट नहीं ले पाता। और वो डेरा को भी देख लेते हैं और कहते हैं तुझे तो हम बाद में सबक सिखाएंगे, उससे पहले हम इस लड़के को खाएंगे। यूरू भागकर कई सारे घरों के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो डीमन उसे ढूंढ निकालते हैं और पूरे घर को तबाह करने लगते हैं। वो एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर यूरू के ऊपर दे मारते हैं। अब इस हमले की वजह से यूरो को थोड़ी चोट लग जाती है और तब वो जमीन पर गिर जाता है। इसे ऐसे देखकर वो डीमंस कहते हैं तो बताओ अब हम इसे कैसे मारेंगे? क्या हम इसकी जबान काट दे जिससे वो राइट और लेफ्ट को बुला ना सके? तभी अचानक यूरो अपने आंखें खोलता है और अपना सीधा हाथ आगे करता है। अब इसे ऐसे देखकर वो डीमंस डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इसे सील की पावर मिल तो नहीं गई। उस आदमी ने झूठ कहा था कि वो उनका मास्टर है, इसका मतलब उन्होंने इस लड़के के बारे में भी झूठ कहा कि उसके पास सील की पावर नहीं है। तो क्या हमें फिर से कोई सील कर देगा? यूरू कहता है क्या हुआ, डर गए ना? मैं तो बस चाहता था कि तुम एक सेकंड के लिए ऐसे ही खड़े रहो ताकि राइट और लेफ्ट तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सके। और तब वो आकर इन दोनों को अलग कर देते हैं। वो लॉन्ग आर्म को पानी में डाल देते हैं और लेफ्ट एक बड़े से पत्थर के स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है। उस डीमन को पानी में कुचल देती है। अब लॉन्ग लेग के पास आंखें नहीं थी, तो वो लॉन्ग आर्म को देख नहीं सकता। वो बस उसे ढूंढने की कोशिश करता है और फिर तभी अचानक उस लॉन्ग लेग डीमन की मुंडी हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि डेरा ने उसके गले पर फायर किया था। अब इन दो डीमंस का खेल यहीं पर खत्म हो चुका था और फिर वो दोनों अजीब से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पैर का शेप लेता है तो एक हाथ का। लेफ्ट कहती है वो अगर अपनी पावर अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते तो वो बहुत फेमस गॉड बन सकते थे। राइट कहता है यूरू आज तो तुमने कमाल कर दिया और तुम्हारा प्लान काम कर गया। यूरू कहता है जब मैंने आशा को अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए देखा तब वो अपने हाथ को ऐसे हवा में उठाती थी, इसीलिए मैंने भी ऐसा करने का सोचा, तभी तो मैं उन्हें एक सेकंड के लिए डरा पाया। डेरा कहता है अगर तुम अपनी सील की पावर से उन्हें सील कर पाते तो ये कितना भयानक होता। शायद सील की पावर सच में खतरनाक है। राइट कहता है बिना सील की पावर से उन दोनों को हराना बहुत मुश्किल काम था, पर फिर भी हम उन्हें हरा पाए, वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। वो बटरफ्लाई इनके आसपास ही घूम रही थी, तभी लेफ्ट उसे पकड़ लेती है और कहती है ये एक डीमन है और जब से हम कागीमुरी मैनर से बाहर निकले हैं तब से ये हमारा पीछा कर रही है और ये इतनी छोटी है कि इसे आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने जानबूझकर इंसानों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम सिर्फ उन्हें पकड़ सके, लेकिन असली जासूस तो ये बटरफ्लाई निकली। वो बुढ़िया कहती है ये तो आसमां के डीमन का एक छोटा सा हिस्सा है, अगर ये मर भी गई तो इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे जल्दी एक अगले वीडियो में।